CH-31 लुंगी की मांड। नैरेटर समय पंख लगाकर उड़ गया और सर्दी आने वाली हो गई। और इस गुजरते वक्त के साथ यूनिवर्सिटी में नई नई सूचनाएं आती जाती रहीं। जैसे आकाश और शाश्वती आधिकारिक शिष्य बन रहे थे और उन्होंने यूनिवर्सिटी के उच्च स्तर के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया था। कौस्तुभ के लिए भी लगभग यही बात सच थी और कहा जा रहा था कि उसने मार्शल आर्ट स्कूल में बढ़िया प्रदर्शन के साथ साथ अस्त्र शस्त्र विद्या के कुछ सीनियर्स के साथ युद्ध किया था और वो काफी अच्छी परफॉर्मेंस देने के कारण सबकी आंखों का तारा बन गया था। बहुत से स्टूडेंट्स इस व्यवहार से जलन महसूस करते थे क्योंकि कुछ लोगों के अचानक चमकने की वजह से उनके सबके सामने अपनी प्रतिभा साबित करने के मौके कम हो गए थे। कुछ स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी की दूसरी मंजिल पर जाने की छूट मिल गई थी तो वो बहुत खुश थे क्योंकि अब उनके पास मार्शल आर्ट्स, व्यायाम, भाषा और जादू की कुछ शक्तिशाली किताबों तक पहुंचने की इजाजत थी। जहां तक मयंक का सवाल था, उसे यूनिवर्सिटी के सीनियर्स का अनादर करने के लिए रैंकिंग की सूची से हटा दिया गया था। लेकिन इसके साथ साथ अफवाह ये भी थी कि मैनेजमेंट उससे बेहद नाराज था और उसे सजा देने की पूरी तैयारी की जा रही थी। कौस्तुभ भी मयंक के साथ मैनेजमेंट के डिसीजन के खिलाफ खड़ा हुआ था, लेकिन उसे दंडित करने का साहस भला कौन करता। इसके अलावा कौस्तुभ के सभी कारनामों के लिए मयंक से उसकी दोस्ती को जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। यानी हर तरफ से मयंक की बदकिस्मती इस समय उस पर हावी थी। लेकिन इन सब खबरों को पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए मयंक और कौस्तुभ अपने कमरे में बंद दिन रात अपनी क्षमताओं को जागृत करने और विकसित करने में लगे हुए थे। मिस लोकमुद्रा की क्लास में आज मयंक अपने आप को बदलने और एक बेहतर छात्र बनने के इरादे से आया था। जैसे ही मयंक ने क्लास में कदम रखा, उसने देखा कि सभी स्टूडेंट उसे अजीब सी नजरों से देख रहे थे। मयंक की गुस्ताखी की सजा पर अंतिम फैसला आने ही वाला था और मिस लोकमुद्रा को भी लग रहा था कि मयंक के साथ अन्याय हुआ है। अपने सहपाठियों को लगातार अपनी तरफ देखते हुए मयंक ने कहा, मयंक, हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम लोग मुझे ऐसे ही घूरते रहोगे। नैरेटर उन सब ने अपनी नजरें मयंक पर से हटा ली और सोचने लगे कि चाहे कैसे भी हालात हो, ये बेशर्म कभी भी किसी को झटका दे सकता है। मिस लोकमुद्रा को जब से मयंक को दी जाने वाली सजा के बारे में पता चला था, तब से वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसने देखा था कि मयंक वाकई बहुत प्रतिभाशाली था। अपने सीनियर्स और मैनेजमेंट से एक बहस करने के लिए किसी स्टूडेंट को इतनी बड़ी सजा नहीं दी जानी चाहिए थी। मिस लोकमुद्रा का तो यहाँ तक सोचना था कि क्वार्टरली परीक्षा हो या कोई भी और परीक्षा, वो निष्पक्ष होनी चाहिए थी। सच बात यह थी कि मिस लोकमुद्रा ने अभी तक मयंक को पूरी कहानी बताई ही नहीं थी। यूनिवर्सिटी न केवल मयंक को कक्षाएं अटेंड करने से प्रतिबंधित कर रही थी, बल्कि उसे ऑब्जर्वेशन पर भी रखा जाने वाला था। यानी अब से उस पर कड़ी नजर रखी जाने वाली थी। लेकिन मयंक के पास खुद को बचाने का एक धुंधला सा मौका शायद अब भी था। सब स्टूडेंट हैरान थे कि मयंक ने खुद को एक हारा हुआ खिलाड़ी दिखाने की जगह मार्शल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट जैसी दोनों कलाओं में एक अच्छी प्रतिभा के रूप में खुद को साबित किया था। लेकिन इसके बावजूद उसे यूनिवर्सिटी से बाहर किए जाने के दुर्भाग्य से बचने में मदद नहीं मिल सकी थी। कितनी शर्म की बात थी कि एक ऐसी कमाल की प्रतिभा जो फ्यूचर में नालंदा यूनिवर्सिटी का नाम रोशन कर सकती थी, उसे अपनी युवा उम्र और जिद्दी स्वभाव के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी। अपने दोस्त कौस्तुभ के सामने मयंक ने अपने दिल की बात शेयर करते हुए उससे कहा कि मयंक अभी बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि यूनिवर्सिटी वाकई में उसे इतना बड़ा दंड दे देगी। लेकिन मयंक का अभी भी मानना था कि उसने क्वार्टरली परीक्षाओं के दौरान जो बहस की थी, वो बेवजह नहीं की थी, क्योंकि प्रथम स्थान कौस्तुभ को ही दिया जाना चाहिए था। कौस्तुभ का खिताब गलत तरीके से छीन लिया गया था और अब यूनिवर्सिटी गलत के खिलाफ खड़े होने और लड़ने के लिए मयंक को दंडित करने जा रही थी। जाहिर सी बात है कि मयंक बहुत गुस्से में था। कौस्तुभ ने अपनी राय व्यक्त करते हुए मयंक को समझाया कि हो सकता था कि इतने लोगों के सामने अपना ऐतराज चिल्लाकर जाहिर करने की वजह से यूनिवर्सिटी और मैनेजमेंट को लगा हो कि मयंक ने सबके सामने उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है, इस वजह से उसके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन लिया जा रहा हो। मयंक ने लापरवाही से कहा कि उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी क्योंकि उसे नहीं लगता था कि यूनिवर्सिटी उसे बाहर निकालने वाली थी। और तभी गलियारे में से चलकर आते हुए आकाश ने उन्हें रोका और बहुत ही ढिठाई से मयंक से कहा कि मयंक को अभी भी क्यों लगता था कि यूनिवर्सिटी उसे नहीं निकालेगी। आकाश ने मयंक का मजाक उड़ाया और उससे ये भी कहा कि मयंक इतना बेवकूफ लगता तो नहीं था कि इस बात पर विश्वास कर ले कि उसके अंदर जो क्षमताएं थी, वो उसकी सभी समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सकती है। आकाश ने उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए ये भी कहा कि अगर उन क्षमताओं में इतनी ताकत थी तो फिर कौस्तुभ ने अपनी शानदार क्षमताओं के बावजूद अपना पहला स्थान क्यों गंवा दिया और फर्स्ट क्यों नहीं आ सका। आकाश की बातें सुनकर मयंक की आंखें भर आईं। वो मन ही मन सोचने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कौस्तुभ ने जजों के किसी पूर्वाग्रह या गलत निर्णय की वजह से नहीं, बल्कि किसी साजिश के कारण अपना खिताब खो दिया हो और वो आकाश को दे दिया गया हो। आकाश एक कदम आगे बढ़कर उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, आकाश, तुम जो सोच रहे हो शायद वो सही हो। इतना ही नहीं, यूनिवर्सिटी में तुम्हें जो सजा मिलने वाली है वो भी मेरी वजह से मिल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें ज्यादा हैरानी तो नहीं हो रही होगी। नैरेटर कौस्तुभ को ये बात सुनाई दे गई थी और गुस्से में उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। अब वो अपने मन में पैदा हो रही लड़ने की तीव्र इच्छा से लड़ रहा था। कौस्तुभ ने एक कदम आगे बढ़ाया। आकाश ने उसे ताना मारते हुए और नीचा दिखाते हुए कहा, आकाश, अबे साले, तू क्या करना चाहता है? मुझे मारेगा? इतनी हिम्मत है क्या तेरे में? साला बेवकूफ कहीं का। नैरेटर आकाश यहीं पर नहीं रुका। उसने कौस्तुभ और मयंक को उकसाने के लिए अपनी घटिया बातें जारी रखते हुए कहा, आकाश, एक बात बताओ तुम दोनों, मैंने सुना है कि तुम दोनों इरावती के बचपन के दोस्त हो। अरे यार, कमाल की चीज है वो, एकदम पटाखा। 16 साल की कमसिन उम्र में एक कड़क माल। जी करता है कि। नैरेटर आकाश ने इतना ही कहा था कि कौस्तुभ ने गुस्से में अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन मयंक ने उसे रोक दिया। आकाश के शब्द निश्चित रूप से असहनीय हो रहे थे और मयंक और कौस्तुभ इस बात को समझ रहे थे कि उसका लक्ष्य है सिर्फ एक ही था और वो था किसी भी तरह से मयंक को ट्रिगर करना और उसे इतना उकसाना कि वो कोई उलझुल हरकत कर बैठे जिसका परिणाम खतरनाक निकले। लेकिन मयंक ने अपने दिमाग की शांति बनाए रखते हुए मुस्कुराकर आकाश को कहा कि वो उसके शब्दों को याद रखेगा और इतना कहकर उसने कौस्तुभ से कहा कि यहाँ से चलते हैं। कौस्तुभ ने आखिरी बार खा जाने वाली निगाहों से आकाश को देखा और फिर चुपचाप मयंक के पीछे चल दिया। आकाश हैरान रह गया। वो उन दोनों को जाते हुए देख रहा था और अब उसका व्यवहार एकदम शांत हो गया।
वो सोचने लगा कि परीक्षा के दौरान तो ये दोनों इतने घमंड से पेश आ रहे थे, लेकिन अब इतना कायरतापूर्ण व्यवहार क्यों कर रहे थे। इतना उकसाने पर भी उन दोनों में से किसी ने भी आकाश पर हाथ नहीं उठाया था। और इधर गलियारे में दूर जाता हुआ कौस्तुभ मयंक से बहुत गुस्से में बोला कि कौस्तुभ, तुमने मुझे उस साले पर एक हाथ आजमाने क्यों नहीं दिया, उसकी अक्ल ठिकाने आ जाती। नैरेटर, मयंक ने बहुत शांति से उससे कहा, कौस्तुभ, हाँ तुम मुझसे एक हाथ जमा देते और फिर उसका इल्जाम भी मेरे सिर पर आ जाता। नैरेटर, मयंक समझ चुका था कि आकाश जानबूझकर उसे टारगेट कर रहा है। फिर उसने कौस्तुभ से कहा कि वो वापस हॉस्टल जा सकता था क्योंकि मयंक को कुछ जरूरी काम था। जब कौस्तुभ खड़ा इंतजार करता रहा तो मयंक ने उसे बताया कि वह लोमड़ी की मांग में जा रहा था। कौस्तुभ सोचने लगा कि क्या मयंक शाश्वती के घर उसके माता पिता से मुलाकात करने के लिए जा रहा था। और फिर वो मन ही मन सोचने लगा कि क्या ये दोनों बहुत तेज रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रहे थे। मतलब अभी तो इन्हें मिले हुए मुश्किल से महीना भर भी नहीं हुआ था, और अभी घर जाकर घर वालों से मिलने मिलाने जैसी बातें होने लग गई थी। और अभी इन दोनों की उम्र ही क्या थी। शाश्वती का घर यूनिवर्सिटी के कैंपस से सटे हुए कर्मचारियों के आवास के पास ही था। ये एक बहुत अच्छा एरिया था। उनका घर बहुत बड़ा था जो बाकी इमारतों और घरों से बहुत अलग था क्योंकि वो एक निजी आवास था। मयंक हैरान नहीं था क्योंकि उस दिन राजगीर की पहाड़ियों पर यूनिवर्सिटी के सभी बड़ी सीनियर स्टूडेंट एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को सम्मान दे रहे थे। और उसी बात से पता चल जाता था कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर सनाध्य का क्या ओहदा था। प्रोफेसर सनाध्य का एक रुतबा था और उनका बहुत सम्मान किया जाता था। इसके अलावा उनकी बेटी शाश्वती भी यूनिवर्सिटी में हमेशा अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस के चलते लोगों से सम्मान पाती थी और अपने रहस्यमयी व्यक्तित्व के कारण भी वो चर्चित रहती थी। जैसे ही मयंक शाश्वती के घर पहुंचा उसने दरवाजे पर एक लड़के को देखा। ये एक सीनियर स्टूडेंट था। मयंक ने उसका अभिवादन किया और याद करने लगा कि यह युवक यहाँ क्या कर रहा था। और तब मयंक ने अंदाजा लगाया कि यह जरूर एक आधिकारिक शिष्य होगा जो प्रोफेसर सनाध्य के अंदर कोई रिसर्च वगैरह कर रहा होगा और इसलिए उनसे मिलने आया होगा। उस सीनियर स्टूडेंट्स ने मयंक से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रहा था। मयंक ने फौरन जवाब दिया कि वो यहाँ अपने गुरु की तलाश में आया था। सीनियर स्टूडेंट ने चौंकते हुए पूछा कि मयंक का गुरु कौन था। इस बात के जवाब में मयंक ने कहा कि वो श्योर नहीं था, लेकिन उसे इतना पता था कि उसके गुरु यही रहते हैं। सीनियर स्टूडेंट्स ने घबराते हुए पूछा कि क्या वो प्रोफेसर सनाध्य की बात कर रहा था। मयंक ने थोड़ा सकुचाते हुए हाँ कह दिया। उसे शर्मिंदगी हो रही थी कि उसे अपने गुरु का पूरा नाम तक नहीं पता था। फिर उसने अपने गुरु के शाश्वती से संबंध के बारे में सोचा और उसे लगा कि सीनियर स्टूडेंट जो कह रहा है वो सही नाम है, इसलिए उसने फटाफट सहमति में सिर हिला दिया। उस सीनियर स्टूडेंट्स ने क्वार्टरली परीक्षाओं के दौरान मयंक और शाश्वती की बातचीत के बारे में सोचा और तुरंत स्थिति को समझ गया। ये बेचारा भी शाश्वती के हुस्न का मारा था। बेचारे सीनियर स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि जैसे उसके सीने में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। CH32 भेड़िया घर के अंदर। नैरेटर, अपने सपनों की राजकुमारी के घर के सामने मयंक को देखकर सीनियर स्टूडेंट की उदासी की कोई सीमा न रही। उसने दर्द से अपनी छाती पकड़ ली, फिर निराशा से मुड़ा और उदास होकर वहां से चला गया। जाते जाते वो युवक मयंक को यूनिवर्सिटी से मिलने वाले दंड के बारे में सोचने लगा। बहुत से लोग ऐसे थे जो वाकई चाहते थे कि मयंक को निष्कासित कर दिया जाए। ये दुनिया निश्चित रूप से एक गंदी जगह है जहां हर कोई अपना फायदा देखता है, लेकिन प्रोफेसर सनाध्य के शिष्य को निकाल बाहर करने की हिम्मत भला कौन करेगा। ये बात सोचने लायक थी क्योंकि पंचतत्वों की सभी ताकतों को हासिल कर चुके प्रोफेसर सनाध्य पृथ्वी मंडप और प्राकृतिक शक्तियों के क्लब के हेड थे। सीनियर स्टूडेंट्स के जाते ही मयंक ने अपने प्रोफेसर के घर के अंदर कदम रखा। अंदर आते ही उसे गिटार की मधुर धुन सुनाई दी। पहले पहल उसे लगा कि जैसे कोई खूबसूरत लड़की उसे बजा रही होगी, लेकिन जैसे ही वो आंगन में पहुंचा तो उसने देखा कि प्रोफेसर सनाध्य खुद गिटार बजा रहे थे। संगीत में खोए हुए प्रोफेसर साहब बहुत शांत, कोमल और खूबसूरत लग रहे थे। वो इतने आकर्षक थे कि मयंक फौरन समझ गया कि उनकी बेटी इतनी प्यारी और सुंदर कैसे थी। बिना शोर किए मयंक आकर उनकी बगल में खड़ा हो गया। कुछ देर बाद प्रोफेसर सनाध्य की नजर मयंक पर पड़ी और उन्होंने गिटार बजाना बंद करके पूछा कि वो कब आया। मयंक ने प्रोफेसर का अभिवादन किया और प्रोफेसर ने उसे बैठ जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने मयंक से पूछा कि वो जादुई मंत्रों के स्क्रॉल के बारे में कितना जानता था। मयंक ने ठीक से सोचकर उन्हें बताया कि मयंक, कुछ शक्तिशाली मंत्रों को लिखकर स्क्रॉल्स बना लिए जाते हैं। जो लोग ऐसा करने में सक्षम होते हैं उन्हें स्क्रॉल इंस्क्राइबर कहा जाता है। हमारे शरीर और आत्मा एक हद तक ही युद्ध करने में सक्षम है, उसके बाद जादू और अध्यात्म काम आता है। जब कभी युद्ध में ऐसा समय सामने आता है जब सामने वाले की ताकत से लड़ने के लिए आपकी शारीरिक और मानसिक शक्ति काम नहीं आ रही है, तो बस जादू या अध्यात्म का सहारा लेना होता है और ऐसे में स्क्रॉल पर लिखे मंत्र आपकी शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते हैं। हालांकि जब युद्ध की स्थिति नहीं होती तब जादूगरों को इन मंत्रों को स्क्रॉल्स पर शक्तिशाली रूप से लिखने की प्रैक्टिस करनी होती है और बहुत समय भी लगता है इस काम में, ताकि लड़ाई के दौरान तुरंत शक्ति जारी की जा सके। नैरेटर, प्रोफेसर सनाध्य ने मुस्कुराते हुए कहा कि मयंक का जवाब बिल्कुल ठीक था। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर आप एक अच्छे स्क्रॉल इंस्क्राइबर यानी स्क्रॉल लिखने वाले हैं तो आपका उकेरा हुआ मंत्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा, जिसका आप लड़ाई के दौरान उपयोग कर सकते हैं। और इसी वजह से स्क्रॉल इंस्क्राइबर युद्ध के दौरान अपने दुश्मनों को उनकी सोची हुई सीमा से परे के मंत्रों का इस्तेमाल करके आश्चर्यचकित कर देते हैं। और सच बात तो यह है कि लोग मुश्किल से ही किसी अच्छे स्क्रॉल इंस्क्राइबर के खिलाफ लड़ने के लिए इच्छुक होते हैं। मयंक को ध्यान से सुनते हुए देखकर प्रोफेसर सनाध्य ने उसे बताया कि एक अच्छे स्क्रॉल इंस्क्राइबर के काम की गुणवत्ता की अच्छी कीमत मिलती है। मयंक ने मुस्कुराते हुए आदर के साथ कहा कि उसे इस बात की जानकारी थी। प्रोफेसर साहब ने उसे आगे जानकारी देते हुए बताया कि इस पेशे को अपनाने के लिए अपने टैलेंट पर लगातार काम करना बहुत जरूरी था और साथ ही धैर्य रखना भी बहुत जरूरी था। यही एक प्रमुख कारण था कि आमतौर पर सामान्य जादूगर स्क्रॉल इंस्क्राइबर नहीं बन पाते थे, लेकिन प्रोफेसर ने ये कहा कि उन्हें मयंक में एक अच्छा स्क्रॉल इंस्क्राइबर बनने की प्रतिभा नजर आती थी। इतना कहकर प्रोफेसर साहब अपनी जगह से खड़े हुए और घर के अंदर की तरफ चलने लगे। मयंक भी अपनी जगह से खड़ा हुआ और प्रोफेसर के पीछे पीछे चलने लगा।
वो एक छोटे से कमरे में पहुंचे। दरअसल ये प्रोफेसर साहब की पर्सनल लाइब्रेरी थी। यूं कहने को तो ये कमरा छोटा सा था, लेकिन इसमें हजारों किताबें थी। प्रोफेसर साहब ने करीने से सजी हुई एक शेल्फ की तरफ इशारा किया और मयंक से कहा कि उस शेल्फ पर जितनी भी किताबें हैं वो सब स्क्रॉल इंस्क्राइबर की बेसिक किताबें हैं। मयंक अपने गुरु का इशारा समझ गया और फौरन शेल्फ में जाकर किताबें देखने लगा। प्रोफेसर साहब मयंक की प्रतिक्रिया से संतुष्ट थे और वो फौरन लाइब्रेरी से बाहर निकल गए। मयंक ने कुछ किताबों को उलट पुलट कर देखा और फिर एक किताब उठाई और बैठकर उसे पढ़ने लगा। वो बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहा था, क्योंकि एक बात वो समझ गया था कि छोटी इच्छा प्राप्त करने की राह में फाउंडेशन यानी नींव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मयंक को अपने गॉडफादर की बात याद आई। वो भी हमेशा यही कहते थे कि मयंक में चाहे कितने भी प्रतिभा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर काम नहीं किया तो फिर वो चाहे कितनी भी जानकारी प्राप्त क्यों न कर ले, वो कहीं ना कहीं अटकेगा जरूर। और इसलिए उसने बुनियादी बातों के महत्व को समझकर इसी सामग्री पर अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित कर दिया। मयंक इस किताब में ऐसे खो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गई। बाहर आंगन में बैठे हुए प्रोफेसर साहब अपनी बेटी शाश्वती से बात कर रहे थे, जो अभी अभी घर आई थी। प्रोफेसर साहब ने शाश्वती से पूछा कि आज उसका प्रदर्शन कैसा रहा, और शाश्वती ने जवाब में कहा कि उसने आज तीसरे स्तर के 9 राक्षसों को मार गिराया था। उसके पिता ने उसे शाबाशी दी और उसके बाद कहा कि वो जाकर कुछ स्टेशनरी आइटम्स जैसे पेन कागज वगैरह तैयार कर दे। शाश्वती अभी बाहर से आई ही थी। उसने अनमने भाव से कहा कि शाश्वती, क्या पापा? बाहर से आते ही एक और प्रैक्टिस सेशन। नरेटर प्रोफेसर साहब ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से कहा कि ये प्रैक्टिस सेशन जरूर था, लेकिन शाश्वती के लिए नहीं बल्कि मयंक के लिए। मयंक का नाम सुनते ही शाश्वती चौंक गई। भला वो उसके घर क्यों आया था? क्या कारण हो सकता था? तभी मयंक लाइब्रेरी से बाहर आया और उसने शाश्वती को अपने लिए डेस्क तैयार करते हुए देखा। वो पतली दुबली छरहरी सी लड़की बेहद खूबसूरत और लंबी थी। वो इतनी प्यारी थी जैसी उसकी उम्र की कोई और लड़की नहीं थी। मयंक सोचने लगा कि उसकी माँ भी उसी की तरह सुंदर महिला रही होगी, लेकिन अफसोस की बात है कि मयंक ने इस घर में कभी उन्हें देखा नहीं था। तभी वो चुपचाप उसकी ओर बढ़ा और मुस्कुरा कर बोला, मयंक, अरे वाह, तुम तो बड़ी टैलेंटेड हो। नरेटर शाश्वती को गुस्सा आ गया। क्या उसे टैलेंटेड कह के मयंक उसका मजाक उड़ा रहा था? वो गुस्से में पलटी तो उसने मयंक को मुस्कुराते हुए पाया। उसने फौरन गुस्से में कहा, शाश्वती, जबान संभाल के मयंक, ये मेरा घर है। नरेटर मयंक की लुभावनी मुस्कान गायब हो गई। वह जानता था कि लोमड़ी कितनी कैलकुलेटिव और चालाक थी। तभी उसके गुरु अपने कमरे से किताब लिए बाहर आंगन में आए और उन्होंने मयंक से पूछा कि क्या उसने कुछ किताबें पढ़ी। मयंक ने हाँ में सिर हिलाकर अपने गुरु को बताया कि उसने कुछ जानकारी प्राप्त की थी। फिर उसके गुरु ने उससे सवाल किया, प्रोफेसर, ठीक है मयंक, मुझे बताओ कि तुम कौन से जागृति चक्र में हो और जादू में तुम्हारा स्तर क्या है। नरेटर मयंक ने फौरन बताया कि उसके 6 चक्र पूरी तरह से जागृत और विकसित थे और वो 7वें चक्र को जागृत कर चुका था, लेकिन अब उसे विकसित करने पर काम कर रहा था। प्रोफेसर ने पूछा कि क्या मयंक ने कभी किसी मंत्र का अभ्यास किया था, और जवाब में मयंक ने कहा कि नहीं, उसने ऐसा कभी नहीं किया था। प्रोफेसर साहब ने कहा कि यह एक अच्छी बात थी और वो मयंक के जवाब से संतुष्ट नजर आ रहे थे। लेकिन मयंक सोच रहा था कि पहले कभी मंत्रों का अभ्यास न करना अच्छी बात कैसे हो सकती थी, और इस बात ने उसकी जिज्ञासा को जगा दिया। मंत्रों के बारे में मयंक को थोड़ी और जानकारी देने के बाद प्रोफेसर सनाध्य ने उसे कहा कि जब वो प्रैक्टिकल ये कुछ मंत्रों को आजमा कर देखेगा तब उसे ये बातें ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। इतना कहकर उन्होंने उसके हाथ में एक किताब थमा दी और उसे उस किताब का एक पेज खोलने के लिए कहा। मयंक ने फौरन ऐसा ही किया और देखा कि इस किताब में पहला मंत्र थंडर ब्लास्ट था। जादुई दुनिया में यह मंत्र एलिमेंट्री यानी कि बहुत प्रारंभिक मंत्र माना जाता था, लेकिन यह एक शक्तिशाली मंत्र था। इस मंत्र का प्रयोग करके युद्ध के दौरान प्रतिद्वंद्वी पर तेज आंधी लाई जा सकती थी। मयंक ने मंत्र याद करके अपने गुरु को बताया तो उन्होंने उसे आदेश दिया कि अब वो इस मंत्र को लिखने की कोशिश करे। मयंक ने एक पेन उठाया और वह वास्तव में बहुत गंभीर लग रहा था। वो अपने दिमाग और दिल से होकर आ रही ऊर्जा की तरंगों को अपनी हथेली तक महसूस कर सकता था, जो उसके हाथ में पकड़े पेन की नोक तक जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे स्क्रॉल पर किसी वज्र शक्ति से मंत्र उकेरा जा रहा हो। मयंक ने सोच समझकर धीरे धीरे लिखना शुरू किया, लेकिन बीच में अचानक से शक्ति का वो प्रवाह टूट गया और सारी शक्ति फैल गई। मयंक निराश होकर अपने गुरु से बोला, मयंक, प्रोफेसर साहब, सॉरी, मैं तो फेल हो गया। नरेटर प्रोफेसर सनाध्य ने उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि कोई बात नहीं, उसे एक बार और कोशिश करनी चाहिए थी। हालांकि मयंक इस बात से बहुत उदास महसूस कर रहा था, फिर भी उसने एक नया स्क्रॉल उठाया। वो जानता था कि वो एक स्क्रॉल का नुकसान ऑलरेडी कर चुका था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत की और लिखना शुरू किया। लेकिन उसका दूसरा प्रयास भी असफल रहा और एक एक करके उसके 9 प्रयास असफल रहे। मयंक की निराशा का कोई ठिकाना नहीं था, लेकिन सिर्फ एक बात थी जो अच्छी हुई थी, और वो ये कि हर प्रयास में मयंक का लिखने का समय बढ़ता जा रहा था। तो एक तरीके से कहा जा सकता था कि उसने थोड़ी सी उन्नति की थी। प्रोफेसर सनाध्य ने अपनी बेटी शाश्वती को आवाज देकर कहा कि वो मयंक को एक सैंपल लिखकर दिखाए। शाश्वती अपनी जगह से उठी और मयंक से उसका पेन लेकर लिखने लगी। शाश्वती के शरीर के चारों तरफ एक आभा आ गई और उसकी क्षमताओं की शक्ति उसके शरीर के अंदर ऊर्जा बनकर उसकी हथेली से होती हुई पेन तक आने लगी। उसकी वज्र तत्व प्रतिभा अद्भुत थी और एक पल के लिए मयंक उससे डर सा गया। उसने राजगीर की पहाड़ियों में इस लोमड़ी की असाधारण और अविश्वसनीय पवन तत्व प्रतिभा देखी थी, और वो सोच रहा था कि ये लोमड़ी बहुत प्रतिभाशाली थी, लेकिन दिखाती नहीं थी। लिखते समय शाश्वती का पूरा फोकस अपने काम पर था, लेकिन वो किसी तरह के स्ट्रेस में नहीं लग रही थी। उसका पूरा शरीर चमक रहा था और फोकस होने की वजह से उसकी अनुपम सुंदरता भी कमाल की लग रही थी। जल्द ही उसने स्क्रॉल पर मंत्र लिखकर खत्म किया और मयंक को देखकर मुस्कुराए। मयंक वापस मुस्कुराया, लेकिन उसे अजीब लग रहा था। प्रोफेसर सनाध्य ने मयंक से कहा कि अब वो अपना समय ले और आराम से लिखे। इसके बाद वह अपनी बेटी को लेकर अंदर चले गए। उन्होंने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि मयंक अपना ध्यान केंद्रित करके लिख सके। मयंक बार बार लिखने की कोशिश करता रहा और असफल होता रहा।
लेकिन हर बार उसकी थोड़ी थोड़ी प्रगति भी हो रही थी। दिन ढल चुका था और अब अंधेरा होने को ही था। प्रोफेसर सनाध्य ने अपनी बेटी से पूछा कि उसने अपना पहला स्क्रॉल लिखने में कितना समय लगाया था। CH33 ढाई महीने में नया हुनर। नैरेटर शाश्वती के पिता ने उससे पूछा था कि उसे अपना पहला स्क्रॉल लिखने में कितना समय लगा था। जवाब में उसने कहा कि पूरा एक दिन। उसके पिता ने यकीन के साथ कहा कि उन्हें पूरा विश्वास था कि मयंक भी इस काम को कर लेगा, लेकिन अपने गुरु के निर्देशों के बिना भी। उन्होंने शाश्वती से ये भी कहा कि मयंक वाकई में सबसे शक्तिशाली जादूगर है और वो शाश्वती से भी बेहतर है। तभी उन दोनों ने बाहर की तरफ देखा। आंगन में बैठे मयंक के शरीर से अचानक रोशनी की आभा फूटी जो ऊपर आकाश की तरफ गई और तेज अंधड़ के साथ आकाश में गर्जना हुई। वो उत्साहित होकर चिल्लाया कि मैंने लिख लिया, मैंने ये कर लिया। शाश्वती को अच्छा नहीं लगा कि मयंक ने अपनी पहली सफलता इतनी तेजी से हासिल कर ली थी। प्रोफेसर सनाध्य पहले मुस्कुराए क्योंकि वह अपने शिष्य की सफलता पर खुश थे, लेकिन साथ ही उन्हें थोड़ा दुख भी हुआ कि मयंक ने स्क्रॉल पर लिखे मंत्र को सिद्ध करते ही उसे इस्तेमाल भी कर लिया था। लेकिन वो अभी भी खुश थे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस पूरे शहर में मयंक के जैसा प्रतिभाशाली छात्र कोई और होगा। प्रोफेसर सनाध्य का मानना था कि मयंक में जन्मजात रूप से बहुत सारी प्रतिभाएं और क्षमता थी। एक अभूतपूर्व योद्धा होने के साथ वो अविश्वसनीय रूप से ताकतवर जादूगर था और यह क्षमताएं उसमें जन्म से ही थीं। इसका मतलब साफ था कि अगर वो थोड़ी मेहनत करे और अपनी क्षमताओं को सिद्ध करने की कोशिश करे तो वो एक विश्वस्तरीय स्क्रॉल इंस्क्राइबर जादूगर बन सकता था और उसे कोई नहीं रोक सकता था। और ये कॉम्बिनेशन वाकई दुर्लभ होने वाला था। मयंक भागता हुआ अपने गुरु के पास आया और उत्साह से उन्हें बताया कि उसने न केवल एक जादू लिखा था बल्कि इसे आजमाकर भी देख लिया था। गुरु ने उसका हौसला बढ़ाया और उससे कहा कि अभी सीखने के लिए और भी बहुत कुछ था। इन्होंने मयंक से कहा कि जो किताब उन्होंने मयंक को दी थी उसमें लिखे हर मंत्र को मयंक को न केवल याद करना है बल्कि सिद्ध भी करना है। प्रोफेसर सनाध्य भी समझ रहे थे कि वो इतना एक्साइटेड क्यों था, लेकिन वो खुद भी कभी उम्र के उस दौर से गुजरे थे और इसलिए वो मुस्कुराकर रह गए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो जानते थे कि ये लड़का अभी सिर्फ 17 साल का था और यही उम्र तो सरल और भोले होने के लिए होती है। मयंक अपने गुरु से कुछ और बातें भी करना चाहता था, लेकिन शाश्वती ने उसे याद दिलाया कि अंधेरा होने लगा था और कुछ ही देर में रात हो जाएगी। मयंक ने आसमान की तरफ देखा और समझ गया कि वाकई बाहर बहुत अंधेरा हो गया था। उसने अपने गुरु से पूछा, मयंक सर, बाहर बहुत अंधेरा है और थोड़ा खतरनाक भी है, तो अगर आपके यहाँ एक्स्ट्रा कमरा है तो क्या मैं आज रात यहाँ रुक सकता हूँ? नैरेटर शाश्वती ने हैरानी से सोचा कि कितना घटिया बहाना था, लेकिन उसे इग्नोर करते हुए मयंक ने अपने गुरु की तरफ उम्मीद से देखा। प्रोफेसर सनाध्य ने अपनी बेटी इरावती को आदेश दिया कि वो जाकर मयंक के लिए गेस्ट रूम तैयार कर दे। शाश्वती को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसे इस बेशर्म लड़के के लिए कमरा तैयार करने को क्यों कहा जा रहा था। मयंक ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि चालाक लोमड़ी उसके लिए बिस्तर लगाने जा रही थी। क्या ये कोई सपना था जो हकीकत में बदल गया था? लेकिन तभी शाश्वती ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। प्रोफेसर साहब ने अपनी बेटी से कहा कि मेहमानों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता और उसे अपने शिष्टाचार पर ध्यान देना चाहिए। अपने पिता की बात सुनकर शाश्वती खड़ी हुई। उसे गलत लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अनिच्छा से गेस्ट रूम तैयार करने चली गई। मयंक शाश्वती की मदद करने का बहाना बनाकर फौरन उसके पीछे पीछे गेस्ट रूम में चला गया। कुछ ही देर से कमरे में से लड़ने झगड़ने और चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। प्रोफेसर साहब ने चमचमाते सितारों से भरे आकाश की तरफ देखा और मुस्कुराने लगे। वो अपनी पुरानी यादों में खो गए थे और सोचने लगे कि कभी हम लोग भी उम्र के इस खूबसूरत पड़ाव पर हुआ करते थे। अगली सुबह मयंक ने प्रोफेसर साहब से रिक्वेस्ट करके पक्के तौर पर उनके घर में ही रहने का इंतजाम कर लिया और हॉस्टल जाने से साफ मना कर दिया। शाश्वती का मानना था कि उसके पिता ने अपने भूलेपन में एक भेड़िए को घर में आमंत्रित कर लिया था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और मयंक कई मंत्रों को लिखने और प्रयोग करने में सक्षम हो गया। एक दिन वो आंगन में अकेला बैठा हुआ मंत्रों पर काम कर रहा था कि अचानक उसे ऐसा लगा कि उसके दिमाग में कुछ अस्पष्ट और दिलचस्प चल रहा है। थोड़ी देर में उसने महसूस किया कि उसके शरीर की पूरी ऊर्जा ब्रह्मांड की शक्ति के साथ मिल गई है और अब वो पूरे के पूरे शरीर में एक अजब सी क्षमता और ताकत महसूस कर रहा था। इस घटना से उसने सीखा कि अगर वो फोकस करके अपने शरीर, मन और दिमाग की शक्ति को ब्रह्मांड की शक्ति से अलाइन करके इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो ऐसा कर सकता था। वो ये सोचकर खुश होकर मुस्कुराने लगा कि 7वां चक्र जो उसने जागृत कर लिया था अब वो उसे विकसित भी कर रहा था। दरअसल मंत्रों को बार बार लिख लिख कर याद करना उन्हें साधने का ही एक तरीका था। सर्दियां अब अपने पूरे शबाब पर आ चुकी थी, लेकिन मयंक ठंड से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं लग रहा था। उसके दिन आराम से और लापरवाही से गुजर रहे थे। हर एक दिन वो मंत्र लिखने, याद करने पर बहुत ज्यादा मेहनत करता था और उसके अलावा उसकी आंखों के सामने जो आई कैंडी रहती थी उसे देखकर वो खुश रहता था। शाश्वती के सामने रहने से मयंक की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो इतना ज्यादा खुश था कि अपने दोस्त कौस्तुभ के बारे में भी लगभग भूल गया था। उसे प्रोफेसर सनाध्य के घर रहने के लिए आए हुए 2 महीने हो चुके थे और अब तक वो कौस्तुभ से मिलने हॉस्टल में सिर्फ 2 बार गया था। और उधर कौस्तुभ के दिमाग में उल जलूल कल्पनाएं आने लगी थी कि मयंक आखिर यहाँ शाश्वती के घर में कर क्या रहा था। मयंक पर अभी भी यूनिवर्सिटी का प्रतिबंध लागू था। जब हर किसी स्टूडेंट को यह इंतजार था कि मयंक सामने पड़े और वो उसे चिढ़ाकर उसकी प्रतिक्रिया जान सके, तो वो अचानक उन सबकी नजरों से पूरी तरह से ओझल हो गया था। उसके गायब होने पर स्टूडेंट्स यही सोच रहे थे कि अगर पाबंदी न होती तो वो कम से कम मिस लोकमुद्रा की क्लास में तो जरूर आता। एक दिन सुबह मयंक उठकर बाहर आया तो देखा कि आंगन के साथ साथ पूरा इलाका कोहरे की घनी चादर में लिपटा हुआ था और इस सबके बीच में एक ही प्यारा दृश्य था। वो थी शाश्वती। वो शाश्वती के पास पहुंचा, लेकिन शाश्वती ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो अपनी आंखें बंद करके प्रकृति की शांति और निस्तब्धता का आनंद ले रही थी। मयंक ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप उसके पास खड़ा रहा। कुछ देर बाद शाश्वती ने अपनी आंखें खोली तो मयंक को अपने पास खड़े होकर अपनी नकल करते हुए देखकर वो मुस्कुरा पड़ी और बोली, शाश्वती, ये तुम क्या कर रहे हो? नैरेटर मयंक ने फौरन जवाब दिया, मयंक तुम्हारा साथ दे रहा था
और तब तक दूंगा जब तक हम दोनों के बाल सफेद नहीं हो जाते। नैरेटर शाश्वती ने हैरानी से अपनी पलकें झपकाई। फिर उसने मयंक के सिर को देखा जो कोहरे और पानी की पतली परत जम जाने से सफेद हुआ लग रहा था। उसका दिल निराश हो गया क्योंकि वो सोचने लगी कि इस लड़के की बातों को कभी भी वो सीरियसली नहीं ले सकती थी। उसने मयंक से कहा, शाश्वती तुम्हें यहाँ रहते हुए ऑलरेडी 2 महीने हो गए हैं। कहीं तुम इसे अपना घर मानकर तो यहाँ नहीं रहने लग गए हो। नैरेटर मयंक ने गंभीरता से जवाब दिया, मयंक ये मेरे गुरु का घर है। प्रोफेसर सनाध्य मेरे लिए गुरु से भी बढ़कर है और मैं उन्हें अपने पिता के समान मानता हूँ। इसलिए उनका घर मेरे लिए अपने घर जैसा ही है। नैरेटर तभी प्रोफेसर साहब अपने कमरे से बाहर बरामदे में आए और उन्होंने आंगन में खड़े इन दोनों बच्चों को आवाज लगाकर बुलाया। जैसे ही ये दोनों उनके पास पहुंचे प्रोफेसर साहब ने होनी बेटी शाश्वती से कहा, प्रोफेसर तुम इस बेचारे को छेड़ने का कोई मौका नहीं छोड़ती। क्यों इतनी सुबह सुबह उसे परेशान कर रही हो। नैरेटर मयंक मन ही मन मुस्कुरा उठा और शाश्वती को अन्याय महसूस हुआ और वह बोली, शाश्वती पापा मैं वाकई आपकी ही बेटी हूं ना। नैरेटर शाश्वती को बुरा लग रहा था कि उसके पिता ने हमेशा की तरह मयंक का पक्ष लिया था, लेकिन उसके पिता ने मजाक करते हुए उससे कहा, प्रोफेसर पूरे राजगीर या मगध नहीं बल्कि मैं तो कहूंगा कि इस पूरे देश में इतनी खूबसूरत बेटी को जन्म देने वाला मेरे अलावा और कौन हो सकता था। नैरेटर प्रोफेसर और मयंक हंस पड़े, लेकिन शाश्वती ने अपने पिता की तरफ देखा। वो सोचने लगी कि केवल 2 ही महीनों में उसके पिता के बात करने के तौर तरीकों पर मयंक की छाप आने लगी थी और उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। इतने दिनों से प्रोफेसर के घर में रहते रहते मयंक उनका नाम जान चुका था। प्रोफेसर प्रशांत सनाध्य। प्रोफेसर साहब के नाम की तरह ही उनकी पर्सनैलिटी भी दमदार थी और मयंक उनका सम्मान करता था और उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता था। एक दिन प्रोफेसर साहब ने उससे कहा, प्रोफेसर मयंक मुझे लगता है कि पिछले दिनों तुमने जितनी मेहनत की है उससे तुम्हारी स्क्रॉल इंस्क्राइबिंग की साधना बहुत अच्छी तरह से विकसित हो गई है। अब तुम्हें मेरे मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करते रहोगे तुम्हारी शक्ति का स्तर बढ़ता रहेगा और तुम नेचुरली और ज्यादा ताकतवर स्क्रॉल लिखने में खुद को सक्षम पाओगे। अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। नैरेटर मयंक ने अपने गुरु को धन्यवाद दिया तो गुरु ने उसे समझाते हुए कहा, प्रोफेसर तुम बहुत प्रतिभाशाली लड़के हो। मेरे अलावा अगर कोई और प्रोफेसर भी तुम्हें गाइड कर रहा होता तो भी तुम इतना ही अच्छा परफॉर्म करते और इतना ही जल्दी परिणाम प्राप्त कर लेते। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें कभी भी अपनी शक्तियों का घमंड नहीं करना है। बाहरी दुनिया तुम्हारी कल्पना से बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम्हारी यात्रा भी शुरू ही हुई है। तुम्हें जब भी कोई मुश्किल लगे तो मेरे पास मदद के लिए आ सकते हो। मंत्र साधना के अलावा भी अगर कहीं तुम अपने आप को फंसा हुआ पाते हो तो अपने सवालों के जवाब पाने के लिए अपने इस गुरु को याद कर सकते हो। नैरेटर प्रोफेसर की बात सुनकर मयंक घुटनों के बल नीचे बैठ गया। उसने अपने हाथ जोड़े और अपने गुरु को दंडवत प्रणाम किया। उसने जमीन पर गुरु के चरणों में लेटे लेटे ही कहा, मयंक मैं आपके शब्दों को हमेशा याद रखूंगा। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं महीनों से आपके मार्गदर्शन में आपके घर में रह रहा, लेकिन क्योंकि मुझे हंसी मजाक करना बहुत पसंद है तो कभी मैं अपनी बात आपसे कह नहीं पाया। जब मैंने कहा था कि मैं आपको अपने पिता के स्थान पर देखता हूं तो मैं गंभीर था क्योंकि मैं वाकई आपकी बहुत इज्जत करता हूं और आपकी सिखाई बातों को मैं हमेशा अमल में लाने की कोशिश करता रहूंगा। नैरेटर इतना कहकर वो उठा और गुरु को प्रणाम करके बाहर जाने के लिए मुड़ा। उसकी नजर शाश्वती पर पड़ी तो उसने कहा, मयंक बाय बाय लोमड़ी, मुझे ज्यादा याद मत करना। नैरेटर शाश्वती का जवाब सुनने से पहले ही वो बाहर निकल गया। प्रोफेसर साहब ने ये बात सुन ली थी और वह हंसते हुए बोले कि इस बदमाश के बिना फिर से पुराने रूटीन में अपना मन लगाना मुश्किल होगा। CH34 उज्जैन के। नैरेटर शाश्वती महसूस कर सकती थी कि उसके पिता वाकई मयंक को पसंद करते थे। जब उसने उनसे अपना कारण पूछा तो उसके पिता बोले, प्रोफेसर शुरू में मैं केवल उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा की वजह से उसे पसंद करता था, लेकिन जैसे जैसे तुमने मुझे उसके बारे में बताया कि उस बेचारे के साथ क्वार्टरली परीक्षा से पहले और बाद में और उस दौरान क्या क्या हुआ, ये सुनने के बाद मैंने महसूस किया कि उसके अक्खड़ और चंचल व्यवहार के बावजूद इसका दिल बहुत साफ है। 2 साल तक लगातार लोगों से अपमान पाने के बाद कोई भी नाराज हो जाता, लेकिन ये लड़का हमेशा चेयरफुल बना रहा। इसके अलावा उसने अपना नुकसान भुलाकर अपने दोस्त कौस्तुभ के लिए यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट के सामने खड़े होने की हिम्मत की। इस बात से साफ पता चलता है कि वो एक बहुत वफादार लड़का है और उसके साथ पिछले 2-2.5 महीने गुजारने के बाद मैं उसकी पर्सनैलिटी से इंप्रेस हूँ। शाश्वती थोड़ा गुस्से में बोली कि शाश्वती अगर वो आपको इतना ही पसंद है तो क्या वो आपके लिए मुझसे भी ऊपर हो गया। मैं उसे जरा सा भी पसंद नहीं करती, फिर भी आपको मेरी इच्छा का जरा भी ख्याल नहीं होता। SFX एस्टैब्लिश सीन चेंज। नैरेटर प्रोफेसर साहब ने हंसते हुए अपनी बेटी को समझाया कि मयंक की ये छोटी मोटी नादान हरकतें वास्तव में उसकी कम उम्र की वजह से थी और जैसे जैसे गंभीरता आएगी वो बदल जाएगा। और इतना कहकर अपनी बेटी का गुस्सा देखकर प्रोफेसर साहब बहुत जोर से हंसने लगे। शाश्वती मन ही मन बहुत ज्यादा जल भून रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पापा एक जादूगर के जादू का शिकार हो गए हैं। मयंक यूनिवर्सिटी कैंपस पहुंचा। कोहरे और बारिश में नहाई यूनिवर्सिटी की इमारत बेहद खूबसूरत लगती थी, लेकिन आज किसी के भी पास रुककर इस खूबसूरती को निहारने का समय नहीं था। सब अजीब सी जल्दबाजी में थे, जैसे कोई आपदा आ गई हो। यूनिवर्सिटी में सब कुछ इस समय अस्त व्यस्त था और सभी स्टूडेंट हैरानी से एक ही दिशा में दौड़ रहे थे। SFX क्राउड नॉइस फुटस्टेप्स। नैरेटर मयंक भी ये सब देखता हुआ हैरानी में खड़ा था कि तभी इरावती ने उसे पुकारा। इरावती ने उससे पूछा कि वो कहाँ जा रहा था और मयंक ने जवाब में उसे बताया कि वह कौस्तुभ से मिलने के लिए जा रहा था। इरावती ने मयंक को जानकारी दी कि यूनिवर्सिटी सभी छात्रों को इकट्ठा कर रही है और कौस्तुभ को भी उसी जगह पर होना चाहिए। इरावती घबराई हुई सी लग रही थी, लेकिन उसने सकुचाते हुए मयंक से पूछा कि इरावती अगर तुम चाहो तो हम भी वही चले। नैरेटर मयंक ने अपने सामने खड़ी खूबसूरत लड़की को देखा जो बहुत नर्वस और शांत लग रही थी। मयंक ने उसे आश्वासन दिया और अगले ही पल इरावती उसके पास आई और वो दोनों भीड़ के साथ साथ उस तरफ चल पड़े जहां सभी स्टूडेंट्स को आने के लिए कहा गया था।
मयंक के साथ चलती हुई इरावती महसूस कर सकती थी कि आज मयंक ना तो उससे मजाक कर रहा था, ना ही उसे चिढ़ा रहा था। मतलब साफ था कि उन दोनों के बीच चीजें बहुत ज्यादा बदल गई थी। इरावती अच्छे से जानती थी कि अब लाख चाहकर भी वो चीजों को पहले जैसा नहीं कर सकती थी। हालांकि वो दिल से चाहती थी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए, लेकिन साथ ही अब वो थोड़ी सी परिपक्व हो गई थी, तो वो ये समझ रही थी कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं। उसने मयंक को खो दिया था, लेकिन फिर भी वह उसके साथ अजनबियों वाला रिश्ता नहीं चाहती थी। साथ चलते चलते अचानक इरावती ने मयंक से अपने पुराने व्यवहार के लिए माफी मांगी। मयंक देख सकता था कि वो बहुत हिम्मत जुटाकर ये बात कह रही थी। इरावती की आंखें लाल हो रही थी और वो अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश कर रही थी। अपने पिता की कही हुई बातों को सोचते हुए वो जानती थी कि उसने मयंक के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई है। मयंक अच्छी तरह से समझ गया था कि वह माफी क्यों मांग रही है और उसने इरावती को दिलासा देते हुए कहा कि वो इस बात को भूल चुका था। इरावती ने आगे कहा, इरावती, मेरे और आकाश नंदा के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा है। उस दिन क्वार्टरली परीक्षा के फाइनल वाली मिसहैपनिंग के बाद वो मेरी तलाश में आया था, लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया और उसके बाद मैंने उससे कभी बात नहीं की। नैरेटर इरावती अपनी बात को स्पष्ट करने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वो जानती थी कि अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन कुछ बातें कह देना अच्छा होता है। मयंक ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मयंक, ये सब पुरानी बातें भूल जाओ। अच्छा मुझे बताओ कि यूनिवर्सिटी में इन दिनों क्या चल रहा है। नैरेटर इरावती समझ गई थी कि मयंक बात को बदलने की कोशिश कर रहा था और इस बात से वो थोड़ा निराश महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी उसने मयंक की बात का जवाब देते हुए कहा, इरावती, उज्जैन के इक्के, मैंने सुना है कि उज्जैन के इक्के यहाँ आए हैं। नैरेटर मयंक के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। मयंक इतिहास के बारे में बहुत कुछ जानता था और उसे यह बात अच्छे से पता थी कि सदियों पहले मगध के महाराज कुमार गुप्त को उज्जैन के कार्यकारी प्रशासक पुष्यमित्र ने धोखा से हमला कर बहुत परेशान किया था। तब से लेकर अब तक दोनों राज्यों के बीच किसी न किसी बात पर छुटपुट वाद विवाद होते ही रहते थे। पुष्यमित्र शुंग का कबीला बहुत आक्रामक था और बार बार अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए दूसरे शहरों पर आक्रमण करता रहता था। और आज भी इन लोगों की यही आदत थी। हालांकि वहां भी एक बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुकी थी और बहुत विकास हो चुका था, लेकिन तब भी उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी पर आक्रमण करना नहीं छोड़ा था। इस इतिहास के मुताबिक उज्जैनी यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी आज भी एक दूसरे के राइवल्स थे। बल्कि इन दोनों को सीधे सरल शब्दों में एक दूसरे का दुश्मन कह देना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हर 2 साल में वो अपने शक्तिशाली व्यक्तियों के समूह के साथ यहाँ आ धमकते थे और नालंदा यूनिवर्सिटी को भड़काने के साथ साथ यहाँ के छात्रों की शक्ति का जायजा भी ले लिया करते थे। मयंक ने इरावती से कहा, मयंक, ऐसा लगता है कि उज्जैनी यूनिवर्सिटी एक बार फिर से बहुत ज्यादा एक महत्वाकांक्षी होने की कोशिश कर रही है। नैरेटर हालांकि मयंक इस मामले में किसी भी तरह शामिल नहीं था, क्योंकि एक तो वो निष्कासित छात्र था और दूसरे शहर के पास अपना विशेष रक्षा दल था, रात के प्रहरियों का समूह। लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी अभी बहुत मुश्किल में लग रही थी। SFX, सस्पेंस और एंग्शियसनेस। नैरेटर यूनिवर्सिटी के लेक्चर हॉल की तरफ जाने वाले रास्ते पर प्रार्थना कक्ष के ठीक सामने कुछ लोगों की भीड़ थी। इन लोगों ने काले कपड़े पहने हुए थे और इनकी पीठ पर एम्ब्रॉयडरी से आग की 3 लपटों का चित्र बना हुआ था। जब तक मयंक और इरावती यहाँ पहुंचे तब तक बहुत से स्टूडेंट पहले ही यहाँ इकट्ठे हो चुके थे। प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, कर्मचारियों और स्टूडेंट्स की भीड़ यहाँ जमा हो चुकी थी, क्योंकि दरवाजे को काले कपड़े वाले लोगों ने रोका हुआ था। यूनिवर्सिटी के कुछ हाई ऑफिशियल्स ने भी इस हालत के बारे में सुना था और वो भी यहाँ पहुंच रहे थे। मयंक इस बात को देखकर हैरान था कि ये लोग कितने असभ्य थे कि स्टूडेंट्स की क्लासेस को जाने वाले रास्ते को रोककर बैठ गए। फर्स्ट ईयर के बहुत से स्टूडेंट इस हालत को समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन आधिकारिक शिष्य और सीनियर स्टूडेंट्स अच्छे से समझ पा रहे थे कि लोगों का ये समूह कहां से आया था और इनके आने की वजह क्या थी। सीनियर्स और टीचर्स अच्छे से जान रहे थे कि उनकी प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी किसी गंभीर उकसावे का शिकार बस होने ही वाली है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स मयंक और इरावती के एक साथ आने से बहुत ज्यादा हैरान परेशान थे। अभी 2 महीने पहले ही अफवाह उड़ी थी कि इस कमीने ने मिस लोकमुद्रा को जबरदस्ती गले लगा लिया था और अब वो इरावती को अपने साथ लिए घूम रहा था। उन लोगों का मानना था कि यूनिवर्सिटी को इस गुंडे को एक ही बार में पूरी तरह से सस्पेंड कर देना चाहिए। लेकिन फिर स्टूडेंट्स ने सोचा कि अभी यह मामला साइड में रखा जा सकता था, क्योंकि अभी यूनिवर्सिटी के सामने एक बाहरी खतरा था जिसका सामना करना ज्यादा जरूरी था। इतना तो सभी समझ गए थे कि काले कपड़े पहने हुए इन घुसपैठियों का इरादा कोई न कोई परेशानी खड़ा करने का था। तभी यूनिवर्सिटी के चांसलर वहां पहुंचे। वे मार्शल आर्ट्स और जादू के सभी क्लब्स के डीन भी थे। उज्जैनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स किसी बात को लेकर बहुत गंभीर लग रहे थे। चांसलर साहब समझ रहे थे कि ये उपद्रवी काफी दिन से इस जगह पर आने की योजना बना रहे होंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इन लोगों के शहर में आने की खबर उन तक पहुंच गई थी। सर्दी का मौसम और ऊपर से सुबह सुबह बारिश हो जाने के कारण कोहरा बहुत बढ़ गया था और स्टूडेंट्स न केवल ठंड की वजह से बल्कि घुसपैठियों द्वारा खड़े किए गए खतरे की वजह से भी परेशान थे। चांसलर साहब ने उस समूह के नेता जैसे दिखने वाले लड़के से पूछा कि क्या वो लोग कहीं बैठकर शांति से बात कर सकते थे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई की जगह और प्रार्थना कक्ष के आसपास के स्थान को भी नालंदा यूनिवर्सिटी में पवित्र माना जाता है। उस नेता ने अकड़कर कहा, नेता, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस तुम लोग ये बताओ तुम्हें क्या पेश किया जाए। नैरेटर उज्जैनी यूनिवर्सिटी के छात्रों को दरअसल उज्जैन के इक्के कहा जाता था, क्योंकि ये बहुत तैयारी से आते थे और अपनी कुछ प्रतिभाओं को अंत समय के हमले तक छुपाकर रखते थे। उज्जैनी के समूह का ये नेता सांवला था, लेकिन उसका चेहरा तराशा हुआ था। इस लड़के की आंखें बिल्कुल चील जैसी लग रही थी और अपने बोलने के तौर तरीके से वो नालंदा यूनिवर्सिटी का अपमान कर रहा था। उसके हिसाब से उसे विनम्रता से बात करने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो तो वैसे भी यहाँ शक्ति प्रदर्शन के लिए आए थे। तभी तलवारबाजी क्लब के निदेशक प्रोफेसर जगमोहन डोगरा ने उस लड़के को कहा कि जो भी बात थी साफ साफ कहे। प्रोफेसर डोगरा समझ गए थे कि यहाँ क्या चल रहा था। ये लड़का बातचीत में नहीं बल्कि युद्ध में दिलचस्पी ले रहा था। और प्रोफेसर डोगरा की सोच को सही करते हुए वो युवा नेता बोला, नेता, पिछली बार जब हम यहाँ नालंदा आए थे वो काफी साल पुरानी बात हो गई है। इतने सालों में हमारी यूनिवर्सिटी के कई युवा छात्रों ने अपनी प्रतिभा दिखाई है।
हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि अपनी यूनिवर्सिटी के छात्रों को नई नई जगह अनुभव प्राप्त करवाएं, इसलिए मैं उन्हें यहाँ लेकर आया हूँ ताकि इस पवित्र जगह में पली बढ़ी आपकी युवा प्रतिभाओं को चुनौती देकर वो अपनी शक्ति की जांच कर सके। तो अपने स्टूडेंट्स को कहिए कि आगे आए और चुनौती स्वीकार करें। नैरेटर, उज्जैनी के सभी छात्र कम उम्र के लग रहे थे। सबसे छोटे लगभग 13 साल के लग रहे थे और सबसे बड़े 18 वर्ष से कम ही लग रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वो नालंदा यूनिवर्सिटी के छात्रों को बड़े तिरस्कार की दृष्टि से देख रहे थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के छात्रों की भुजाएं फड़कने लगी। उन्हीं की यूनिवर्सिटी की जमीन पर कोई उन्हें इस तरह से बेइज्जत कैसे कर सकता था। उज्जैनी यूनिवर्सिटी का नेता लड़का आगे बढ़ा। वो लगभग 16 साल का लग रहा था और काफी लंबा और पतला था। देखने में वो किसी आम कॉलेज के छात्र जैसा ही दिखता था, ना कि किसी विशेष यूनिवर्सिटी का छात्र। वो नेता छात्र बहुत ही शांत स्वर में बोला, नेता, उज्जैनी यूनिवर्सिटी से शरद पालीवाल, जो अपने सातों चक्र जागृत कर चुका है और पंचतत्व की शक्तियां को विकसित करने पर काम कर रहा है, सबसे पहले हमारी तरफ से वो आगे आएगा और किसी की भी चुनौती को स्वीकार करेगा। CH35 घमंडी घुसपैठिए। नैरेटर, उज्जैनी यूनिवर्सिटी के इक्को का ये युवा नेता वास्तव में बहुत ज्यादा गर्व महसूस कर रहा था और उसने किसी भी आ सकने वाली चुनौती को गंभीरता से नहीं लिया। नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ से रोहन खुहा नाम के स्टूडेंट्स ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। इस बार की क्वार्टरली परीक्षाओं में इसने अच्छा प्रदर्शन किया था और ये आधिकारिक छात्र बन गया था और वो यूनिवर्सिटी में हमेशा से एक शक्तिशाली और प्रसिद्ध जादूगर माना जाता रहा था। उज्जैनी यूनिवर्सिटी के युवा नेता ने कहा कि चलो लड़ाई शुरू करो। दोनों छात्र तैयार हो गए। जहां शरद चुपचाप एक जगह पर खड़ा था, वहां रोहन ने अपनी ऊर्जा को एकत्रित करना शुरू किया और चार्ज करके अटैक मोड में आ गया। उसके शरीर के आसपास तेज का पुंज बनता जा रहा था और मार्शल आर्ट की शक्ति भी उसके शरीर में थी। उसने मार्शल आर्ट और जादू दोनों में दोहरी साधना की थी, जिसमें टोना टोटका उसका प्रमुख विषय था। रोहन आक्रमण करने के लिए तैयार लग रहा था, लेकिन शरद उदासीन सा खड़ा था, जैसे कि बस खड़ा खड़ा इंतजार कर रहा हो। नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने खतरे को भांप लिया। उज्जैनी स्टूडेंट शरद एकदम शांत खड़ा था, यहाँ तक कि वो आक्रमण के लिए भी बिल्कुल तैयार लग रहा था। रोहन तेजी से अपनी प्रतिद्वंद्वी के पास आया और उसके चारों तरफ की शक्ति आग में बदल गई। और फिर अचानक सबने देखा कि शरद पालीवाल के शरीर के चारों तरफ जमीन पर बर्फ जम गई। उसका पूरा शरीर बर्फ से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बर्फ के अंदर जम गया हो। रोहन ने आक्रमण किया और आग की वो सारी लपटें तेजी से शरद के सिर के ऊपर चारों तरफ आग के रूप में फैल गईं, जिसमें शरद का पूरा शरीर ढक गया। ये देखकर नालंदा यूनिवर्सिटी के छात्रों में उत्साह की लहर दौड़ गई, क्योंकि एक शक्तिशाली जादूगर का इतना ताकतवर हमला किसी को भी नष्ट करने के लिए काफी था। हालांकि ये उत्साह कुछ सेकंड्स में ही खत्म हो गया, क्योंकि शरद के शरीर के चारों तरफ की बर्फ ने आग की गर्मी को सोख लिया और उस आग को शरद के शरीर से दूर फेंक दिया। इसके बाद लोगों ने देखा कि रोहन के दोनों हाथ बर्फ में जमे हुए थे और बर्फ उसके शरीर की तरफ बढ़ रही थी। नालंदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जल्दी समझ गए कि शरद पालीवाल एक जल तत्व का योद्धा था और उसने रोहन खुहा के अग्नि तत्व के आक्रमण को अच्छे से रोक लिया था। इधर लगातार ठंड के मौसम में बर्फ में हाथ जमे होने से रोहन फ्रॉस्टबाइट से कांप रहा था। उसका आधा शरीर पहले से ही जम गया था और बाकी आधा भी जल्द ही बर्फ होने वाला था। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही सेकंड में वो पूरा का पूरा बर्फ में समा सकता है। नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर ने चिल्लाकर कहा, विराम। शरद पालीवाल ने आदेश को सुना और रुक गया। इसके बाद उसने आगे बढ़कर रोहन के सिर को थपथपाया। इससे रोहन पूरी तरह से स्थिर होकर जमीन पर गिर गया। नालंदा यूनिवर्सिटी के वॉलंटियर्स उसे जल्दी ही मेडिकल रूम में ले गए। उसकी जिंदगी पहले ही फ्रॉस्टबाइट के कारण खतरे में थी। शरद पालीवाल घमंड से सनी हुई आवाज में बोला, शरद, उस गधे ने बिना किसी बैकअप प्लान के मुझ पर अटैक कर दिया। यहाँ तक कि अपने प्रतिद्वंद्वी की बेसिक क्वालिटीज को भी वो नहीं जानता था। तुम्हें ऐसे ही पढ़ाते हैं क्या? और यही सिखाते हैं क्या? ब्लडी लूजर्स। नैरेटर अपनी बात कहने के बाद शरद वापस अपने समूह में चला गया और उसके बाद एक और युवक आया। ये एक तलवारबाज था। वो युद्ध करने के लिए जितना उतावला था, अपना परिचय देने में उतना ही आलसी था। उसने सीधे ये कहा कि उसने सातों चक्र जागृत कर लिए थे। अपने रवैये से ये शरद पालीवाल से भी ज्यादा घमंडी लग रहा था। नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ से सीनियर स्टूडेंट आलोक प्रजापति आगे बढ़ा और चुनौती स्वीकार कर ली। नालंदा यूनिवर्सिटी के सभी लोगों को आलोक से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। उसने पिछले साल के फाइनल एग्जाम की उत्कृष्टता सूची में तीसरा स्थान हासिल किया था और अब वह तलवारबाजी क्लब में अपनी योग्यता को और तराश रहा था। उज्जैनी यूनिवर्सिटी के घमंडी लड़के ने डींग मारते हुए कहा, योद्धा 2, अबे मैं तुझे केवल 3 बार वार करके जमीन पर पटक दूंगा। नैरेटर आलोक ने गुस्से में कहा, आलोक चुप कर घमंडी कमीने। नैरेटर और दोनों स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी तलवारें तान ली। तलवारबाजी एक विशिष्ट मार्शल आर्ट माना जाता था। इसमें फिजिकल ताकत के साथ साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड और शरीर का फुर्तीला होना बहुत जरूरी था। जादू सीखे हुए स्टूडेंट्स ब्रह्मांड की आध्यात्मिक शक्तियों को बुलाकर अपनी तलवार में संग्रहित करके रखते थे, ताकि दुश्मन पर हमला करते समय वार बहुत ताकतवर हो। दोनों लड़कों को देखकर लग रहा था कि तलवारबाजी का मुकाबला भयानक होने वाला था। आलोक प्रजापति ने अपने से पहले आए स्टूडेंट रोहन खुहा का हाल देखकर अपना सबक सीख लिया था, इसलिए पहले आक्रमण करने की जगह वो सतर्क और स्थिर खड़ा रहा। उज्जैनी का घमंडी युवा तलवारबाज मजाक उड़ाते हुए बोला, योद्धा 2, अरे वाह बेटा, तू तो बड़ा आज्ञाकारी है। नैरेटर आलोक अपनी जगह स्थिर खड़ा था कि तभी सबने हवा को तलवार से काटने की आवाज सुनी और पालक झपकते ही जोरदार आवाज के साथ उज्जैनी के स्टूडेंट की तलवार जमीन को छू रही थी और फर्श पर निशान पड़ गया था। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ था कि किसी ने भी तलवार की मूवमेंट को ठीक से देखा नहीं था। अगर आलोक अपनी जगह से थोड़ा सा हिला नहीं होता तो इस वक्त जमीन पर उसके शरीर के 2 टुकड़े पड़े होते। एक और सीनियर स्टूडेंट्स ने आलोक को चेतावनी देते हुए कहा, स्टूडेंट सावधान रहो, ये लड़का एक खतरनाक पवन तत्व योद्धा है। नैरेटर ये बात सुनते ही पूरी की पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी परेशान हो गई, क्योंकि तलवारबाजी में माहिर होने के साथ साथ पवन तत्व पर विजय प्राप्त करना एक खतरनाक कॉम्बिनेशन था और यह मुकाबला आसान नहीं होने वाला था। आलोक पूरी गंभीरता के साथ मुकाबले पर फोकस कर रहा था। उसने बिना डरे और बिना घबराए बिजली की तेज रफ्तार के साथ उस घमंडी लड़के का मुकाबला किया।
हालांकि पवन तत्व के साथ के कारण आलोक का दुश्मन उससे रफ्तार में बहुत तेज था और इसी वजह से हवाओं की गति के साथ आलोक के शरीर के चारों तरफ एक गोल चक्र बना दिया गया, इतनी तेजी से कि आलोक को यह भी पता नहीं लगा कि वो किस दिशा से बनाया गया। आलोक की तलवार कांपने लगी। जल्द ही उसने अपने दुश्मन पर पहला प्रहार किया, लेकिन उसके प्रतिद्वंद्वी ने खुद को बचाते हुए तलवार को चकमा दे दिया। यूनिवर्सिटी के कई स्टूडेंट्स इस बात को देखकर घबरा गए और उन्होंने अपने प्रोफेसर से कहा कि दो तलवारबाजों के बीच की लड़ाई खतरनाक हो सकती थी क्योंकि किसी की भी जान जा सकती थी। आलोक पूरी कोशिश कर रहा था और बहुत बढ़िया तरीके से आक्रमण को रोक रहा था, लेकिन उसका प्रतिद्वंदी कई गुप्त रणनीतियां सीख कर आया था। अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी आलोक कल्पना भी नहीं कर सकता था। हवा की तेज गति के साथ उछलते हुए वो घमंडी लड़का आलोक के पीछे जाकर खड़ा हो गया और इससे पहले कि आलोक पलटकर जवाबी हमला कर पाता या वार को रोक पाता, उस घमंडी लड़के ने अपनी तलवार से आलोक की पीठ को जख्मी कर दिया। अगले ही पल एक चीख के साथ आलोक जमीन पर नीचे गिर गया और उसकी पीठ से बह रहा खून जमीन पर फैल गया। उस घमंडी लड़के ने अपनी तलवार म्यान में डाली और मुस्कुराता हुआ अपने दल में जाकर शामिल हो गया। नालंदा यूनिवर्सिटी के लोगों को अब और भी बुरा लगने लगा क्योंकि वो जानते थे कि इस बार उज्जैनी यूनिवर्सिटी ने कोई बड़ा संकट पैदा करने के लिए कुछ खतरनाक लड़ाकों को भेजा था। वॉलंटियर्स आलोक को भी उठाकर मेडिकल रूम में ले गए। तभी उज्जैनी यूनिवर्सिटी के ग्रुप में से एक और लड़का आगे आया और बोला, योद्धा 3, अगर नालंदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इतना खराब प्रदर्शन करते रहते हैं तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई करना समय की बर्बादी है। नैरेटर, इस लड़के की आंखें घमंड से चमक रही थी और उसके घमंड को हर कोई महसूस कर सकता था। तभी उसके पीछे खड़े एक लड़के ने बोला, योद्धा 4, ईमानदारी से कहूं तो हम लोग यहाँ इन लूजर्स पर अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों को तो कुछ आता जाता ही नहीं है। नैरेटर, जो लड़का आगे आकर बड़े बड़े बोल रहा था, उसने कहा, योद्धा 3, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं, लेकिन मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूं कि इन लूजर्स को पता लग जाए कि ये कितने लो लेवल पर है। सुनो नालंदा यूनिवर्सिटी वालों, मैं 7वें चक्र को जागृत करने के प्रयास में हूं और किसी भी चक्र को जागृत किए हुए स्टूडेंट की चुनौती को स्वीकार करूंगा। नैरेटर, नालंदा यूनिवर्सिटी के छात्र हैरान थे कि इस छात्र ने अभी 7वां चक्र जागृत भी नहीं किया था और अपने पंचतत्वों की ताकत के बारे में इसने कुछ भी अनाउंस नहीं किया था, फिर भी चुनौती देने के बारे में सोच रहा था, और वो भी किसी भी स्तर के स्टूडेंट को। कितना घमंडी लड़का था। नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ से कार्तिक आगे आया। क्वार्टरली परीक्षा के दौरान उसका बहुत ज्यादा अपमान हुआ था और वो खुद को साबित करना चाहता था। उसके पीछे पीछे कई और स्टूडेंट्स ने चुनौती स्वीकार कर रहने के लिए हाथ खड़े किए। उज्जैनी के घमंडी लड़ाके ने उन सभी स्टूडेंट्स पर नजर डाली और बोला, योद्धा 3, ये बारी बारी से हाथ क्यों खड़े कर रहे हो मूर्खों, एक ही बार में आ जाओ सारे। नैरेटर, इतना कहकर वो स्टूडेंट जमीन पर बैठ गया और उसके बैठते ही जमीन पर एक पैटर्न दिखने लगा। चुनौती देने वाले स्टूडेंट्स ने अपने हमले शुरू कर दिए, लेकिन युवक उन पर ध्यान नहीं दे रहा था। धीरे धीरे जमीन पर बहुत जटिल पैटर्न दिखाई देने लगे जिस पर कुछ प्राचीन अक्षर उकेरे गए थे। उज्जैनी यूनिवर्सिटी का ये तीसरा योद्धा देखने में 15 साल से भी कम लग रहा था, लेकिन इसकी वजह से नालंदा यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े स्टूडेंट भी खौफ में थे। ये जमीन पर जो पैटर्न बना रहा था, दरअसल वो एक मैट्रिक्स थी। फिर स्टूडेंट ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को इस मैट्रिक्स के केंद्र में इकट्ठा किया और उस पर खड़ा हो गया। शक्तिशाली मैट्रिक्स के सेंटर में खड़ा हुआ ये योद्धा अपने विरोधियों को बहुत ही तिरस्कार की दृष्टि से देख रहा था। जब तक बाकी लोग कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका शरीर अग्नि चक्र की शक्ति से घिरा हुआ था और होने वाले हर हमले को जला डालता था। अचानक उसने अपने शरीर के आसपास नाच रहे छोटे छोटे सांपों को आज्ञा दी, योद्धा 3, जाओ अजगरो और सर्वनाश कर दो। नैरेटर, उसके शरीर के आसपास जल रही आग से छोटे छोटे संपोले अचानक बाहर निकले और बड़े विशाल चलते हुए अजगरों का रूप लेकर दुश्मनों पर हमला करना शुरू कर दिया। कार्तिक द्वारा उत्पन्न की गई ज्वाला इन विशाल अजगर रूपी राक्षसों की तुलना में इतनी छोटी और कमजोर थी कि वो एक पल के लिए भी इसका हमला नहीं रोक सकी। इस योद्धा को चुनौती देने वाले सभी स्टूडेंट्स इस समय जमीन पर लेटे हुए दर्द से कराह रहे थे। अगर नालंदा यूनिवर्सिटी के पंचतत्वों की शक्ति विभाग से जल तत्व की शक्ति के निदेशक ने जल्द ही जादू करके इनके ऊपर बर्फ का तूफान नहीं बुलाया होता तो ये सब इस आग में जलकर मर जाते। तभी जल तत्व के निदेशक ने कहा, निदेशक, हे भगवान, ये लड़का तो एक जनादेश जादूगर है। नैरेटर, इस बात को सुनकर न केवल निदेशक बल्कि सबके सब लोग हैरान रह गए। जनादेश जादूगर, ये शब्द सुनते ही नालंदा यूनिवर्सिटी के छात्र जैसे सदमे में आ गए। दरअसल जनादेश जादूगर उन जादूगरों को कहा जाता था जिनमें जन्मजात विलक्षण प्रतिभा तो होती ही थी, साथ ही साथ उन्होंने वर्षों के कठिन अभ्यास और मेहनत के साथ अपने मंत्रों को याद करके साधा होता था। यह कोई आसान काम नहीं था। हर कोई जादूगर तो बन सकता था, लेकिन जनादेश जादूगर नहीं बन सकता था, क्योंकि जनादेश जादूगर वही लोग बनते थे जिन्हें नियति ने खुद चुना होता था और उनके खास होने के इशारे प्रकृति उन्हें दे दिया करती थी। उज्जैनी यूनिवर्सिटी की तरफ से लड़ने के लिए आया ये तीसरा योद्धा 15 साल का भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसका मैट्रिक्स का कंट्रोल इतना शक्तिशाली और शानदार था कि यह किसी के लिए भी खतरनाक हो सकता था। नालंदा यूनिवर्सिटी का हर छात्र इस समय डरा हुआ महसूस कर रहा था। कार्तिक से पहले वाले 2 लोगों के साथ जो हुआ, उसके बाद उनका सोचना यह था कि इस योद्धा के जोड़ का प्रतिद्वंद्वी ढूंढना मुश्किल काम था। CH-36 मयंक ही ऐसा कर सकता है। नैरेटर, नालंदा यूनिवर्सिटी को चैलेंज करने के लिए आए उज्जैन के इक्के अपना वर्चस्व साबित कर रहे थे। अब तक 3 लोग चैलेंज दे चुके थे और तीनों ही बार नालंदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को चारों खाने चित किया गया था। कार्तिक ने खुद आगे बढ़कर तीसरी चुनौती एक्सेप्ट की थी और उसका भी हाल बुरा हो चुका था। तभी उज्जैनी यूनिवर्सिटी के घमंडी नेता ने मजाक उड़ाते हुए चांसलर साहब से कहा, नेता, मैंने सुना है कुछ ही हफ्ते पहले आपकी यूनिवर्सिटी में क्वार्टरली परीक्षाएं हुई थी। सोचता हूं अभी तक जिन लोगों ने मुकाबला करने की कोशिश की है वो सब तो किसी काम के नहीं थे, लेकिन परीक्षाओं में जो स्टूडेंट रैंक होल्डर थे उन्हें सामने लाइए। कहाँ है आपका फर्स्ट रैंकर? नैरेटर, ये नेता न केवल चुनौती देने के लिए आया था बल्कि नालंदा यूनिवर्सिटी के आंकड़ों पर भी कड़ी नजर बनाए रखता था। नालंदा के विद्यार्थियों की भीड़ में से किसी ने अचानक आकाश का नाम लिया और स्टूडेंट्स के साथ साथ यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट और प्रोफेसर्स की निगाहें भी उम्मीद के साथ आकाश पर जम गईं। आकाश के अपने दोस्तों को उससे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी।
भले ही वो क्वार्टरली एग्जाम में फर्स्ट आया था, लेकिन सभी जानते थे कि कौस्तुभ देशमुख और शाश्वती सनाड्य उससे कहीं ज्यादा बेहतर थे। दूसरों की छोड़ो, आकाश को खुद को अपने ऊपर भरोसा नहीं था। हर कोई उसे देख रहा था, लेकिन वो अपनी जगह से एक इंच भी हिल नहीं रहा था, क्योंकि उसका आगे बढ़कर चुनौती लेने का कोई इरादा नहीं था। कार्तिक जो अभी अभी पराजित हुआ था, आकाश को पता था कि वो आकाश से बेहतर था, और जब वो हार चुका था तो आकाश कोई चांस नहीं लेना चाहता था। यूनिवर्सिटी के सीनियर्स और प्रोफेसर्स उम्मीद भरी नजर से आकाश को देख रहे थे, लेकिन उसके हाव भाव देखकर वह जल्द ही निराश हो गए, क्योंकि साफ था कि वो इस द्वंद्व युद्ध में भाग नहीं लेने वाला था। तभी मार्शल आर्ट्स क्लब की एक शाखा तलवारबाजी के हेड प्रोफेसर जगमोहन डोगरा ने कौस्तुभ को पुकारा। कौस्तुभ अपने 7 चक्र जागृत कर चुका था, और इसके अलावा क्वार्टरली परीक्षाओं में सभी के साथ साथ प्रोफेसर डोगरा ने भी उसकी शक्ति देखी थी। सभी को लग रहा था कि उसे युद्ध कराने से नालंदा के लिए जीत की संभावना बढ़ जाएगी। कौस्तुभ ने एक बार प्रोफेसर डोगरा की तरफ देखा, लेकिन किया कुछ नहीं। ना वो अपनी जगह से हिला और न ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मौन विरोध कर रहा हो। प्रोफेसर्स और मैनेजमेंट के कानों में एक स्टूडेंट की आवाज पड़ी। वो कह रहा था, स्टूडेंट, लगता है कौस्तुभ अभी भी नाराज है। लगता नहीं कि वो युद्ध करने के बारे में सोच भी रहा है। नैरेटर, लड़ने के लिए आगे तो आकाश भी नहीं आया था, लेकिन कौस्तुभ और आकाश में एक अंतर साफ था कि सभी जानते थे कि कौस्तुभ डरपोक नहीं था। वो केवल इस समय लड़ने का इच्छुक नहीं था। पिछले 2 महीने में यूनिवर्सिटी में बहुत से बदलाव हुए थे। आकाश नंदा एक आधिकारिक शिष्य बन गया था। कार्तिक ने स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में दाखिला ले लिया था, लेकिन कौस्तुभ ने ऐसा नहीं किया था। न जाने कितनी ही बार मार्शल आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स के क्लब के हेड्स ने उसे अपने अपने ग्रुप में भर्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन कौस्तुभ ने किसी का भी निमंत्रण स्वीकार नहीं किया था। यूनिवर्सिटी के अधिकारी और सभी कर्मचारी साफ साफ समझ रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस बात का सीधा सीधा लेना देना एक छात्र पर लगाए गए प्रतिबंध से था। सभी जानते थे कि मयंक पर लगाए प्रतिबंध से कौस्तुभ को बहुत गुस्सा आया था, और कुछ लोगों का तो यहाँ तक अनुमान था कि अगर प्रतिबंध मौजूद रहा तो कौस्तुभ कभी भी पूरी तरह से यूनिवर्सिटी को छोड़कर चले जाने का विकल्प चुन सकता है। नालंदा यूनिवर्सिटी के उच्च अधिकारियों ने मयंक पर से प्रतिबंध हटाने के लिए कई बार प्रार्थना पत्र लिखे थे और मीटिंग भी बुलाई थी, लेकिन यूनिवर्सिटी के बोर्ड में कुछ ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने प्रतिबंध हटाने से इनकार कर दिया था, और यही वजह थी कि कौस्तुभ ने युद्ध करने से इनकार कर दिया। भले ही यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा खतरे में थी, कौस्तुभ की नजर में मयंक को यूनिवर्सिटी द्वारा दी गई सजा अविश्वसनीय रूप से अपमानजनक थी। जब तक नालंदा यूनिवर्सिटी कौस्तुभ को इस मामले में संतोषजनक परिणाम प्रदान करने में सक्षम नहीं थी, कौस्तुभ यूनिवर्सिटी के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं था। कौस्तुभ की प्रतिक्रिया देखकर प्रोफेसर जगमोहन डोगरा बहुत गुस्से में थे, लेकिन उनका गुस्सा कौस्तुभ पर नहीं था। गुस्सा तो उनको प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल ऊपर आ रहा था। जब प्रोफेसर डोगरा ने अपनी गुस्से में भरी आंखों से रोमिल नेदुम्परम्बिल की ओर देखा तो वह बहुत हैरान हो गए। प्रोफेसर डोगरा के हाव भाव से प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल तुरंत समझ गए थे कि वो बिना शब्दों का प्रयोग किए ये कहना चाहते थे कि यूनिवर्सिटी पर सवाल उठाकर मयंक ने कोई गलती नहीं की थी, क्योंकि वो सही था। गलती तो यूनिवर्सिटी की ही थी, जो एग्जाम का रिजल्ट देते समय अन्यायपूर्ण हो गई थी। फेवरेटिज्म के चलते आकाश को ज्यादा नंबर दिए गए, और उसी का नतीजा ये था कि आज यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई थी। इरावती, जो मयंक के पास खड़ी थी, उसने ये सब देखा और मयंक से बोली, इरावती, लगता है तुम्हारे साथ उस दिन जो कुछ भी हुआ उससे कौस्तुभ अभी तक बहुत ज्यादा नाराज है। नैरेटर, मयंक ने सहमति में सिर हिलाया। बेशक वो जानता था कि कौस्तुभ कितना जिद्दी था। अगर यूनिवर्सिटी ने कौस्तुभ को दंडित किया होता तो कौस्तुभ को जरा भी परवाह नहीं होती, लेकिन क्योंकि ऐसा मयंक के साथ किया गया था, इसलिए कौस्तुभ को बहुत ज्यादा गुस्सा आना लाजमी था, और इसलिए कौस्तुभ को कोई कारण समझ नहीं आ रहा था कि वो यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा बनाने बचाने के लिए उनकी तरफ से लड़े। मयंक की जगह अगर कौस्तुभ को दंडित किया गया होता तो यकीनन मयंक भी ऐसा ही कुछ करता। इरावती निराश थी। वो सोच रही थी कि अपने दोस्त के प्रति अन्याय करने के कारण अगर कौस्तुभ यूनिवर्सिटी को माफ नहीं करने वाला था तो फिर उसके इरावती को माफ करने के चांसेस तो बहुत कम थे। तभी यूनिवर्सिटी के चांसलर ने जोर से कहा, चांसलर, क्या शाश्वती यहाँ है? नैरेटर, सभी उसकी तलाश में इधर उधर देखने लगे। भीड़ का एक हिस्सा शाश्वती के लिए रास्ता बनाने लगा। यूनिवर्सिटी में जो कुछ भी चल रहा था वो खबर शाश्वती तक भी पहुंच चुकी थी, और इसलिए उसे तो यहाँ आना ही था। उज्जैनी यूनिवर्सिटी के नेता ने शाश्वती पर एक नजर डाली और उसकी आंखें चमक उठी। इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर उज्जैन के नाम का ये का पूरा समूह मुस्कुराने लगा। चांसलर साहब ने शाश्वती से कहा कि अब बहुत कुछ उसी पर निर्भर करता था। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे, क्योंकि पिछले 2 साल में उसने कभी किसी एक्शन वाली प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया था। लोग सोच रहे थे कि भला की खूबसूरत ये नाजुक सी लड़की क्या उज्जैनी यूनिवर्सिटी की इस प्रतिभा को हरा पाएगी। उज्जैनी यूनिवर्सिटी की तरफ से आया तीसरा योद्धा अभी तक अविजित था, और वह घमंड के साथ बोला, योद्धा 3, मैं इतनी खूबसूरत लड़की से नहीं लड़ सकता। मैंने नालंदा और आसपास का इलाका नहीं देखा है। ये सुंदर लड़की मुझे यहाँ की खूबसूरती को वास्तव में करीब से देखने का मौका क्यों नहीं देती? इसके लिए तो मैं आज की आज नालंदा यूनिवर्सिटी को बंद करवा सकता हूँ। नैरेटर, उसकी बातें सुनकर उज्जैनी यूनिवर्सिटी के उसके साथी हंसने लगे। नालंदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की आपस की बातों को सुनकर वो घमंडी योद्धा बोला, योद्धा 3, अरे लूजर्स, शांति बनाए रखो। अगर तुम लोगों को हमारी बातें पसंद नहीं आ रही है तो आकर युद्ध करो, वरना अपने कानों में रुई डाल लो। नैरेटर, नालंदा के किसी भी स्टूडेंट से ये अपमान सहा नहीं जा रहा था, लेकिन आगे बढ़कर लड़ने की हिम्मत भी कोई नहीं जुटा पा रहा था। इतने सारे हंगामे के बीच शाश्वती एकदम शांति से खड़ी थी। सब लोगों की उम्मीद के विपरीत उसने खुद लड़ने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाया, बल्कि वो मुस्कुराकर पीछे मुड़ी और मयंक को देखने लगी। उसने न केवल मयंक को देखा बल्कि उसके बगल में खड़ी इरावती को भी नोटिस किया। वो मुस्कुराए और धीरे से ये मयंक से कहा, शाश्वती, वे लोग मुझे छेड़ रहे हैं और मुझ पर फप्तियां कस रहे हैं। नैरेटर, इतनी मुश्किल घड़ी में भी नालंदा के स्टूडेंट्स के दिल चकनाचूर हो गए। आखिर उनके सपनों की शहजादी ने फिर से मयंक से प्यार से बात की थी।
उसने इतने प्यार से चुलबुले तरीके से ये बात कही थी कि अगर वो नालंदा के किसी भी लड़के से ये बात कह देती तो वो अपनी जान की परवाह किए बिना उसके लिए आज लड़ जाते। लेकिन दुख की बात थी कि ये शब्द उनमें से किसी के लिए नहीं थे, सिर्फ मयंक के लिए थे। लड़कों को सबसे ज्यादा जो बात खल रही थी वो ये थी कि अभी कुछ ही दिन पहले मयंक ने मिस लोकमुद्रा को जबरदस्ती गले लगाया था। अभी कुछ ही देर पहले ये इरावती के साथ टहलते हुए यहाँ पहुंचा था और अब शाश्वती सनाध्य खुद इस लड़के से बात कर रही थी। मतलब गजब की किस्मत लेकर आया था ये बेशर्म मयंक की सब तरफ से हसीनाओं से घिरा हुआ था। शाश्वती की बातें सुनकर इरावती भी हैरान रह गई। उसने महसूस किया कि स्टूडेंट्स मयंक के पास खड़ी होने के कारण उसे भी घूर रहे थे। उसने अपना सिर नीचे किया और अपनी यूनिफॉर्म के एक कोने को अपने हाथ में लेकर उससे खेलने लगी। इरावती समझ रही थी कि इस रिश्तों के भावर में उसका सामना अब शाश्वती से था और यह आसान मुकाबला नहीं था। मयंक भी अपने ऊपर जमी हुई लोगों की निगाहें को महसूस कर सकता था, मगर अभी तक वो शांति से खड़ा था। उज्जैनी यूनिवर्सिटी के सभी लोगों ने भी उन्हें देखा। वे ये पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि मयंक में ऐसा क्या खास था कि शाश्वती जैसी सुंदर लड़की उसके इतनी करीब थी। मयंक ने एक कदम आगे बढ़ाया। नालंदा यूनिवर्सिटी के लोगों ने सोचा कि वह वास्तव में शाश्वती के लिए खड़े होने की पूरी कोशिश करने जा रहा था, लेकिन फिर उनमें से किसी ने भी ऐसा ही किया होता अगर वे उसकी जगह होते। हालांकि उसका परिणाम शायद बहुत खराब होता। उज्जैनी यूनिवर्सिटी के तीसरे योद्धा ने मयंक की तरफ देखा और उसके होठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। उसके बाद वो घमंड भरे स्वर में बोला, योद्धा 3, देख भाई, लड़की के सामने स्टाइल मारना एक बात होती है लेकिन कई बार जान पर भी बनाती है। मुझे लगता है कि तुझे एक बार और सोच लेना चाहिए क्योंकि यही तेरे लिए अच्छा होगा, वरना तेरा आज यही कीमा बना दिया जाएगा। नैरेटर मयंक ने ऐसे जताया जैसे उसने उस लड़के की बात सुनी ही ना हो और बोला, मयंक तुम पहले खुद को 2 थप्पड़ मारो और माफी मांगो। हो सकता है उसके बाद में तुम लोगों को नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस बिना किसी परेशानी और नुकसान के छोड़ने दूं। सोच लो। नैरेटर मयंक की बात सुनकर सबकी आंखें हैरानी से फैल गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी अभी क्या सुना है। अगर आप अपनी पसंद की लड़की के लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आपको इतना घमंडी होने की जरूरत नहीं होती। लोग ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि इतने बड़े बोलकर अगर मयंक अपने प्रतिद्वंद्वी से बुरी तरह से हार गया तो नालंदा यूनिवर्सिटी के लोग मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। स्टूडेंट तो स्टूडेंट, यहाँ तक कि मैनेजमेंट और प्रोफेसर्स को भी यही लग रहा था कि मयंक कुछ ज्यादा ही बोल गया है। इस बदमाश लड़के से वैसे भी किसी को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। भले ही मयंक में प्रतिभा थी और उसने क्वार्टरली परीक्षा में बहुत मेहनत करके गजब का प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके सामने इस समय जो लड़का युद्ध करने के लिए खड़ा था वो एक जनादेश जादूगर था। CH-37 कौन ज्यादा रौबदार। नैरेटर चांसलर सर द्वारा चुनौती स्वीकार कर युद्ध के लिए नॉमिनेट किए जाने पर शाश्वती ने खुद युद्ध न करके मयंक की तरफ पलटकर बड़े प्यार से उससे कहा था कि उज्जैनी के लड़के उसे छेड़ रहे थे। उसकी ये मासूम रिक्वेस्ट देखकर नालंदा के सभी लड़के पिघल गए। मयंक ने वाक युद्ध करने के बाद उज्जैनी के घमंडी लड़के को जान बचाकर भाग जाने की सलाह दी। उस लड़के ने मयंक को ऐसे देखा जैसे कि मयंक बहुत बड़ा बेवकूफ हो और फिर कहा, योद्धा 3, तू मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहा है और अगर मैं मना कर दूं तो। नैरेटर मयंक ने एक कदम आगे बढ़ाया। सब लोग उसे ही देख रहे थे और सोच रहे थे कि शायद वो आक्रमण करेगा। मयंक बोला, मयंक अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो फिर ऐसा ही सही। कौस्तुभ आजा। नैरेटर चारों तरफ सन्नाटा छा गया और स्टूडेंट हैरानी से मयंक की तरफ देखने लगे। ये पूरी दुनिया में अकली मयंक ही था जो युद्ध के लिए खुद आगे आकर लड़ने के लिए कौस्तुभ को पकड़ सकता था। सबको लगा था कि वो शाश्वती के लिए लड़ेगा, लेकिन उसने जबानी लड़ाई करने के बाद फौरन कौस्तुभ को आवाज दे दी थी। ये देखकर सबकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गई थी। शाश्वती भी तो हैरान हो गई थी। तभी कौस्तुभ अपने भारी भरकम शरीर के साथ आगे आया। उसके हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। उसकी पर्सनैलिटी अपने आप में खतरे का आभास दे रही थी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि आप कौस्तुभ को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन एक बात निर्विवाद रूप से सब लोग मानते थे और वो ये कि कौस्तुभ एक जन्मजात योद्धा है। कौस्तुभ के आने पर उज्जैनी यूनिवर्सिटी के कुछ चेहरों के रंग उड़ गए। कौस्तुभ की शक्ति का अंदाजा लगाते ही कुछ स्टूडेंट्स घबराने लगे। साफ था कि वो निश्चित रूप से नालंदा यूनिवर्सिटी के किसी भी स्टूडेंट की तुलना में ज्यादा ताकतवर था। नालंदा यूनिवर्सिटी के सीनियर्स और मैनेजमेंट इस वक्त बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहे थे क्योंकि उनके कहने पर कौस्तुभ अपनी जगह से हिला भी नहीं था, लेकिन मयंक के 2 शब्द सुनकर वो सीधा लड़ने के लिए आ गया। एक तरफ ये हरकत उनके मुंह पर एक करारा तमाचा थी, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ एक राहत की बात भी थी कि आखिरकार वो यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा बचाने के लिए लड़ने के लिए सामने आ गया था। कौस्तुभ आगे आया और शाश्वती को देखकर बोला, कौस्तुभ तुम फिक्र मत करो, इन कमीनों को मुझ पर छोड़ दो भाभी। नैरेटर सबके सब लड़कों के मुंह खुले के खुले रह गए। मयंक ने मन ही मन अपने दोस्त की तारीफ की। अचानक से ये लड़का कितना होशियार हो गया था। कौस्तुभ ने उज्जैनी यूनिवर्सिटी के गर्वीले तीसरे योद्धा की ओर इशारा किया और भावुकता से कहा, कौस्तुभ देखो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। ऐसा करो, अपने से किसी ज्यादा शक्तिशाली बंदे को भेज दो। मैं नहीं चाहता कि लोग ये कहें कि मैंने कमजोर लड़के के साथ लड़ाई की और फिर उसे हटा दिया। नैरेटर अपमान के जले भुने शब्द सुनकर बेइज्जती महसूस कर रहे नालंदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को मजा आ गया। वो सोचने लगे कि कौस्तुभ का अंदाज क्या कमाल का था। आते ही शॉट सीधे बाउंड्री के पार। भले ही लड़का थोड़ा पागल था, लेकिन जवाब उसने करारा दिया था। अभी कुछ समय पहले किसी और ने भी इसी तरीके के पागलपन की बातें उज्जैनी के स्टूडेंट्स के साथ की थी, पर वो बात पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी को शर्मनाक लग रही थी। लेकिन कौस्तुभ को लेकर लोगों की सोच और व्यवहार बिल्कुल अलग था। मयंक जैसे बेशर्मी के झटकों की उम्मीद कौस्तुभ से कभी कोई नहीं कर सकता था और न ही इन दोनों की तुलना की जा सकती थी। उज्जैनी का तीसरा योद्धा यानी कि जीतू कलानी इस समय गुस्से में पागल हो रहा था। एक जनादेश जादूगर होने के कारण वो बहुत ज्यादा घमंडी था और उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उससे भी ज्यादा अभिमानी हो सकता है। इतने सारे लोगों के बीच में उससे इस तरह से बात कर रहे नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ से चुनौती लेने के लिए आए इन 2 नए लड़कों को देखकर जीतू कलानी का गुस्सा आसमान तक पहुंच रहा था।
उसने अपनी शक्ति को इकट्ठा करना शुरू किया ही था कि पीछे से आकर उसे पहले योद्धा यानी शरद पालीवाल ने रोक दिया। शरद का कहना था कि इस लड़के से वो युद्ध करना चाहता था। इतना कहकर शरद पालीवाल कौस्तुभ को चुनौती देते हुए आगे बढ़ा। दरअसल शरद पालीवाल ने इस बात को महसूस कर लिया था कि कौस्तुभ एक बहुत बड़ा खतरा था। जीतू कलानी को असफलता से बचाने के लिए शरद खुद लड़ने आया था। जहां तक जीतू कलानी की बात थी तो वो उज्जैनी यूनिवर्सिटी का गौरव माना जाता था। पर अगर वो यहाँ हार जाता तो उज्जैन यूनिवर्सिटी के लिए यह बहुत शर्मनाक बात होती। शरद इस बात का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। जीतू ने घमंड से कहा कि अगर शरद लड़ना चाहता था तो वो ऐसा कर सकता था, लेकिन उसे जीतू की खातिर नालंदा के इस लड़के को धूल चटानी होगी। शरद ने फौरन अपने आसपास की ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू किया और सारी शक्ति उसके आसपास इकट्ठे होने की वजह से उसका शरीर कांपने लगा। मयंक को इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि जीतू कलानी ने कौस्तुभ को मूर्ख कहा था। उसने कौस्तुभ से कहा, मयंक, कौस्तुभ, यार ये बंदा पक्का हारना चाहिए, तू देख ले बस। नरेटर बेशक कहकर कौस्तुभ ने हाँ में सिर हिलाया और फिर मजबूती से आगे बढ़ा। उसके महान बल से पृथ्वी कांप रही थी। शरद पालीवाल ने अपने सामने मौजूद विशाल लड़के को देखा और चिंतित हो गया। उसने अपने सामने तूफान की ताकत को इकट्ठा करना शुरू किया ताकि उसे अपने प्रतिद्वंद्वी पर इस्तेमाल कर सके। कौस्तुभ ने उसे जमीन पर पटक दिया और हमला करना शुरू कर दिया। शरद ने भी अपना जादू शुरू किया। शरद ने मंत्र पढ़ा। वह मंत्र था बर्फ की कैद। शरद, चमको चमको जोर से सारे सूरज चंदा तारो, मेरे दुश्मन को इसी पल बर्फ में जमा दो। SFX रिवर्ब। नरेटर अचानक कहीं से एक बर्फीला तूफान दिखाई दिया और कौस्तुभ का शरीर पाले से ढक गया। शरद पालीवाल अपने दुश्मन को बर्फ की जेल में फंसाकर उसे कैद करने की कोशिश कर रहा था। SFX एवलांच और विंड। शरद के मंत्रों की ताकत देखकर लोग हैरान हो रहे थे। उन्होंने देखा कि कौस्तुभ के शरीर पर बर्फ की परत मोटी होती जा रही थी। तभी कौस्तुभ के शरीर से एक सुनहरी चमक निकली और अचानक बर्फ का वो मोटा गोला बिखरने लगा। कौस्तुभ अब इस सुनहरी चमक में सर्वशक्तिमान की तरह लग रहा था और शरद के करीब पहुंचते ही वह जय लग रहा था। जीतू कलानी ने शरद पालीवाल को आदेश दिया कि वो कौस्तुभ को कैद करे और शरद पालीवाल के शरीर से एक और मजबूत बर्फीला तूफान फूट पड़ा। कौस्तुभ एक सेकंड में तूफान की चपेट में आ गया। कार्तिक किसी रणनीति का शिकार होकर हार गया था, लेकिन कौस्तुभ बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ था। उसने अपने हाथ हिलाए और अपने शरीर पर जमी सारी बर्फ को झाड़कर साफ कर दिया। उसके शरीर पर एक सुनहरी चमक अभी भी बनी हुई थी। शरद पालीवाल ने पीछे हटने की कोशिश की। एक योद्धा के रूप में जब उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर अपना आक्रमण कर दिया था और वो हमला विफल रहा तो उसके बाद पीछे हटने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी रफ्तार बहुत धीमी थी। कौस्तुभ ने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन को जकड़ लिया था और उसके पूरे शरीर को हवा में उठा दिया था। देखने वाले लोग हैरान थे। जीतू कलानी अपनी जगह से चिल्लाया, जीतू, अबे मोटे लड़के, शरद को छोड़ दे। नरेटर, लेकिन कौस्तुभ ने उसकी बात को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। अगले ही पल उसने शरद पालीवाल को जमीन पर पटक दिया और उसे कुचल दिया। एक तेज आवाज के साथ शरद की चीखें निकल गई। ऐसा लग रहा था कि उसकी कई हड्डियां एक साथ टूट गई हैं। मयंक चाहता था कि उस आदमी को उठा लिया जाए। उसकी हालत देखकर साफ था कि इस लड़के को चलने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शरद की हालत देखकर देखने वाले बस जैसे मूर्ति बन गए थे। उज्जैन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अवाक होकर कौस्तुभ को देख रहे थे, जिसने आते ही उनके समूह में हाहाकार मचा दिया था। जहां नालंदा के लड़के कौस्तुभ की शक्ति की वजह से सुधरे हालात एक खुश थे, वहीं लड़कियों को इस वक्त कौस्तुभ बहुत हॉट लग रहा था। SFX चीयरिंग क्लैपिंग। लेकिन एक बात पर नालंदा यूनिवर्सिटी के सभी लड़के और लड़कियां सहमत थे, और वही एक ही कार्तिक जैसा बढ़िया स्टूडेंट शरद पालीवाल के हाथों हार गया था। इस महाघमंडी शरद ने क्वार्टरली परीक्षा में प्रथम स्थान पर रहे छात्र आकाश नंदा को डरा दिया था, और यही शरद पालीवाल कौस्तुभ देशमुख से इतने शर्मनाक तरीके से हार गया था। कौस्तुभ ने सबके सामने एक हाथ से शरद को एक चींटी की तरह मसल दिया था और अपने दबंग होने का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया था। मार्शल आर्ट्स क्लब के निदेशक ने अपने आसपास खड़े बाकी प्रोफेसर्स, डीन्स और निदेशकों को देखा और उनसे साफ साफ कह दिया, निदेशक, देखो भाई, कौस्तुभ तो मेरे क्लब में आने वाला है। अगर किसी और ने उसे बहला फुसलाकर या छीनकर अपनी तरफ ले जाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। नरेटर, मार्शल आर्ट्स क्लब के निदेशक इस कौस्तुभ नाम के लड़के को इतना ज्यादा पसंद करते थे कि उन्हें विश्वास हो गया था कि वो उन्हीं के क्लब में जाने के लिए बना है। तैयारी सिखाने व आले प्रोफेसर का भी कुछ ऐसा ही मानना था, और उन्होंने मार्शल आर्ट्स के निदेशक की धमकी को नजरअंदाज कर दिया। सच बात तो ये थी कि वहां खड़ा हर प्रोफेसर और क्लब हेड यही चाहता था कि कौस्तुभ उनके ग्रुप में शामिल हो जाए, क्योंकि वो उन सब लोगों को भी हराने में सक्षम था जो साधना के उच्चतम स्तरों में थे। उज्जैनी यूनिवर्सिटी की मेडिकल टीम जब शरद पालीवाल को ले जाते हुए दिखी तो कौस्तुभ ने गर्व के साथ चुनौती देने वालों से कहा, कौस्तुभ, और कौन आकर मुझसे लड़ना चाहता है? नरेटर, गुस्से में उबलता हुआ जीतू कलानी आगे आ ही रहा था कि उसके कंधे पर एक हाथ पड़ा और उसे रोक दिया गया। उज्जैनी यूनिवर्सिटी समूह के प्रमुख चील जैसी आंखों वाले नेता ने कौस्तुभ की अथाह शक्ति को गहराई से महसूस किया था। उसने शरद पालीवाल को जीतू की जगह कौस्तुभ को चुनौती देने और अपनी शक्ति का परीक्षण करने के लिए कहा था। अब उसके पास जवाब था। वह जीतू कलानी के भविष्य को जोखिम में नहीं डाल सकता था। भले ही जीतू कलानी एक जनादेश जादूगर था और उच्च स्तरों के लोगों को हराने में सक्षम था, लेकिन जब बात एक योद्धा होने की आती थी तो कौस्तुभ एक रियल बीस्ट था। जीतू कलानी जैसे शक्तिशाली जादूगर के पास भी उसके खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था। उज्जैनी के इस घमंडी नेता ने कहा, नेता, ठीक है, हम हार स्वीकार करते हैं। नरेटर, जीतू कलानी इस हार को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। नालंदा यूनिवर्सिटी के चांसलर ने कहा, चांसलर, अगर आप लोगों ने हार स्वीकार कर ही ली है तो प्लीज यहाँ से चले जाइए। नरेटर, लेकिन वो चील जैसी आंखों वाला घमंडी नेता बोला, नेता, हमारे एक योद्धा के बदले में आपके 3 छात्र घायल हुए और उन्होंने हार मानी। आपकी इस बड़ी सी यूनिवर्सिटी में हजारों स्टूडेंट पढ़ते हैं और उनमें से बहुत से अपने चक्र जागृत करने के बाद पंचतत्वों की शक्ति और जादू पर काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उनमें से केवल ये एक ही है क्या जो लड़ सकता है?
नैरेटर, ये जानबूझकर मारा गया ताना था ताकि उकसावे में आकर कोई और लड़ने के लिए जाए। इस बात के जवाब में कौस्तुभ ने कहा कि कौस्तुभ, हाँ, मैं एक ही हूँ, लेकिन तुम सबसे अकेला निपटने के लिए काफी हूँ। नैरेटर, जीतू कलानी को हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने जहर बुझी आवाज में कहा, जीतू, तुम बहुत बड़े घमंडी और बेवकूफ हो। अगर मैं अभी पांचों तत्वों की ताकत एक साथ लगा दूं तो तुम मेरी शक्ति के आगे हाथ जोड़ते फिरोगे। CH38 घमासान। नैरेटर, मयंक के कहने पर कौस्तुभ उज्जैनी के लड़के से लड़ने लगा और उसने कुछ ही पलों में शरद पालीवाल का चूरमा बना दिया था। कौस्तुभ की ताकत को भांपकर उज्जैनी के नेता ने नालंदा यूनिवर्सिटी को चुनौती दी कि क्या उनके पास कौस्तुभ के रूप में एक ही योद्धा था। और इसके बाद तीसरे योद्धा जीतू कालानी ने कौस्तुभ को बेवकूफ कहा और धमकी दी कि वो अभी भी कौस्तुभ को जादू से चारों खाने चित कर सकता था। कौस्तुभ इस बात का कोई जवाब देता उससे पहले ही मयंक ने जीतू से पूछा, मयंक, आपने कितने चक्र जागृत किए हैं और कितने तत्वों की शक्ति हासिल की है? इस बात को अनाउंस किए बिना चुनौती देने की अनुमति किसने दी? नियम के मुताबिक ये किए बिना तुम चुनौती कैसे दे सकते हो? अब क्या तुम जादू की जगह आध्यात्मिक शक्ति से लड़ना चाहते हो? तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। सोचकर बताओ कि क्या अब तुम अपना इरादा बदलना चाहते हो और लौटना चाहते हो? नैरेटर, जीतू कलानी ने गुस्से से उबलते हुए कहा, जीतू, तू जो कोई भी है, वहां दूर से क्या बोल रहा है? मतलब, हिम्मत है तो यहाँ सामने आ और चुनौती स्वीकार कर। नहीं तो मान ले कि तू डरपोक है और चुप करके पीछे खड़ा रहा। नैरेटर, लोगों की नजर अब मयंक पर जमी हुई थी। उन्हें अच्छे से विश्वास था कि वो कौस्तुभ के जितना शक्तिशाली नहीं है, इसलिए उन्हें लग रहा था कि अब मयंक की बेइज्जती होने वाली थी। मयंक ने एक बार फिर से मन में जीतू के शब्दों को दोहराया और उसे लगा कि यह अपमान बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। उसने चिल्लाकर कहा, मयंक, कौस्तुभ, अखाड़े से बाहर आ जा, ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब मेरी बारी है। नैरेटर, कौस्तुभ ने फौरन जवाब दिया कि हाँ मेरे दोस्त, और अखाड़े से बाहर आता हुआ वो जोर से हंसने लगा। उसने पीछे मुड़कर जीतू कलानी की तरफ देखा और उसे दोनों हाथों की मिडिल फिंगर दिखाते हुए बोला, कौस्तुभ ब्रो, ये तेरे लिए है, अब तेरा भगवान ही मालिक है। नैरेटर, दरअसल कौस्तुभ ने जानबूझकर उकसाने के बावजूद जीतू से युद्ध नहीं किया था और जीतू को अखाड़े में खड़ा रहने दिया था क्योंकि वो चाहता था कि मयंक आए और उससे लड़े। कहीं ना कहीं कौस्तुभ को पूरा विश्वास था कि मयंक जीत जाएगा। बाकी सभी स्टूडेंट सोच रहे थे कि कौस्तुभ की बात अलग थी, लेकिन मयंक ने उज्जैनी यूनिवर्सिटी के गौरव को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? उज्जैनी यूनिवर्सिटी का गौरव यानी कि जीतू, जिसकी बेमिसाल ताकत अभी अभी सभी स्टूडेंट्स ने देखी थी, वो एक जनादेश जादूगर था जो मैट्रिक्स में विशेषता रखता था और अपनी मैट्रिक्स की केवल एक स्ट्राइक के साथ कई चैलेंजर्स को एक साथ हराने की कुव्वत रखता था। मयंक आगे बढ़ा और अखाड़े के बीचों बीच पहुंच गया। छोटाऊ से देखकर इरावती को डेजा वू महसूस हुआ। कुछ समय पहले क्वार्टरली परीक्षा के समय भी मयंक इसी तरह अखाड़े में आया था और सभी लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे क्योंकि किसी को भी उसकी क्षमताओं पर जरा भी भरोसा नहीं था, लेकिन उसने समीर और कार्तिक जैसे मजबूत छात्रों को भी हरा दिया था। हालांकि मयंक अब और भी अधिक शक्तिशाली उज्जैनी यूनिवर्सिटी के एक जनादेश जादूगर और वहां के सभी छात्रों के गौरव को चुनौती दे रहा था। मयंक पूरे रौब से चलता हुआ अखाड़े के बीचों बीच आया और उसने बुलंद आवाज में अपना और अपनी शक्तियां का परिचय दिया। जैसे ही उसने कहा कि वो अभी 7वें चक्र को विकसित करने पर काम कर रहा था और पंचतत्वों में से सारी सजाकतियां अभी उसे नहीं मिली थी, जीतू कलानी उससे बोला, जीतू, अबे छोरे, तेरे पास कोई विशेष योग्यता नहीं है, न ही तूने कोई खास विषय सिद्ध कर लिया है, तो मैं तुझसे कैसे लड़ सकता हूँ? तू बेचारा बहुत कमजोर है। नैरेटर, सुनने वालों को ये बात घमंड में सनी हुई लग सकती थी, लेकिन जानकार लोग समझ रहे थे कि एक जनादेश जादूगर बहुत ताकतवर होता था और उसे हराना आसान बात नहीं थी। इसलिए आमतौर पर वो अपने से कमजोर लोगों से नहीं लड़ते थे। लेकिन जीतू कलानी की बात सुनते ही मयंक मुस्कुरा कर बोला, मयंक, तुम मेरी फिक्र मत करो मेरे दोस्त। सच पूछो तो मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही महसूस करता हूँ। लेकिन अब जब तुम इतनी फिक्र जता ही रहे हो तो चिंता मत करो। मैं तुम्हें इतना बेइज्जत करूंगा कि तुम सालों तक याद रखोगे। बेशक तुम्हें वही अपमान मिलेगा जिसके तुम सच में हकदार हो। नैरेटर, इतना कहकर मयंक ने उज्जैनी यूनिवर्सिटी के नेता की आंखों में आंखें डालकर देखा और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, मैं अंक, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा ये पपलू मेरी चुनौती स्वीकार करता है या नहीं। मेरी बला से चाहे तुम सारे के सारे चुनौती स्वीकार कर लो और फिर चाहो तो एक के बाद एक आकर मुझसे लड़ो या फिर एक साथ आ जाओ, जिसमें तुम लोगों को डर कम लगे। नैरेटर, इस बात को सुनकर नालंदा यूनिवर्सिटी के सभी लोगों की जैसे हवा टाइट हो गई। माना कि मयंक अपनी प्रतिभा को निखारने पर काम कर रहा था, लेकिन इतने खतरनाक तरीके से दिखावा करना अच्छी बात नहीं होती। मयंक ने घुसपैठियों को उन्हीं की जबान में जवाब दिया था, लेकिन अगर वो हार गया तो क्या होगा? इसके आगे नालंदा यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सोचने की हिम्मत ही नहीं की। जिस तरह क्रिकेट में स्लेजिंग बहुत पॉपुलर है, इल्लीगल होते हुए भी ये की जाती है, उसी तरह उज्जैनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का भी एक नियम था कि आमने सामने की लड़ाई के अलावा अपने तीखे शब्दों से विरोधियों को इतना गुस्सा दिला दो कि वो शांत रहकर सोचने समझने की बजाय आक्रामक होकर जल्दबाजी में गलतियां कर बैठे। मयंक की ये सब बातें सुनकर जीतू को अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसे सिर्फ लोगों का अपमान करने की आदत थी, अपनी बेइज्जती सहने की नहीं। जब उसने इस तरह से बात करने के लिए मयंक को टोका तो मयंक ने साफ कह दिया कि मयंक, मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ, अगर तुम्हें मेरे शब्दों से इतनी तकलीफ हो रही है तो तुम डरपोक हो। नैरेटर, मयंक एक अजीब से आत्मविश्वास के साथ बात कर रहा था और अपनी जेबों में हाथ डालकर वो इत्मीनान से ऐसे खड़ा था जैसे इन सब लोगों को वो पल भर में देख लेगा। जीतू कालानी तो जैसे गुस्से में पागल हो गया था। उसने आज तक अपने सामने किसी को भी इतने घमंड से बातें करते हुए नहीं देखा था। हालांकि आज नालंदा में उसने इन दो अभिमानी मूर्ख दोस्तों को देखा था, लेकिन अभी जो लड़का उसके सामने खड़ा होकर बात कर रहा था वो चक्र जागरण करने के 7वें स्तर पर था और फिर भी एक जनादेश जादूगर से किस तरह से बात कर रहा था, ये उसकी समझ से परे था। उज्जैनी यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ देर पहले तलवारबाजी में जो लड़का आलोक प्रजापति के विरुद्ध मैदान में उतरा था, वो चिल्लाकर बोला कि मयंक के साथ लड़ाई वो करेगा, क्योंकि वो इतने गुस्से में आ चुका था कि वो अपनी तलवार से मयंक के 2 टुकड़े कर देना चाहता था।
जीतू कलानी ने सहमति में सिर हिलाया और पीछे हटते हुए उस लड़के से बोला, जीतू, आज इसे ऐसा सबक सिखाना कि इसके मन में उज्जैनी के लड़कों का ऐसा डर बैठ जाए जो ये जिंदगी भर नहीं भूले। और तलवार उठाने से पहले भी इसके हाथ 100 बार कंपक पाए। नैरेटर योद्धा नंबर 2 यानी तलवारबाज ने अपनी तलवार म्यान में से बाहर निकाली और अखाड़े के अंदर आ गया और चिल्लाते हुए बोला, योद्धा 2, तुम सब चिंता मत करो, सिर्फ 3 वार और मैं इसका काम तमाम कर दूंगा, न ज्यादा न कम, केवल 3 वार। नैरेटर आलोक प्रजापति का हाल बेहाल करने से पहले भी इस लड़के ने यही कहा था और कर दिखाया था। मयंक ने इस लड़के की चाल इसी पर चलते हुए इसे गुस्सा दिलाने के लिए कहा, मयंक, मुझे तुम्हारे 3 वारों की जरूरत नहीं है, तुम मेरे एक ही आघात के बाद ढेर हो जाओगे और वार करने या गिनती गिनने के लायक ही नहीं रहोगे। नैरेटर नालंदा यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को पहले से ही मयंक के मुंह से ऐसे अजीबोगरीब घमंड से भरे शब्द सुनने की आदत थी, लेकिन अब वो उत्सुक थे कि मयंक ने पंगा तो बड़े लेवल का ले लिया था, लेकिन वो इस पंगे को सुलझाएगा कैसे, वो इस बात को खत्म कैसे करेगा। तलवार चलाने वाला योद्धा हंसने लगा और कुछ ही देर में हवा उसके शरीर के आसपास पर इकट्ठी हो गई। इस लड़के ने टोना और मार्शल आर्ट दोनों में विशेषज्ञता हासिल की थी और वो अपने सातों चक्र जागृत कर चुका था। पंचतत्व की कई शक्तियां भी उसके पास थी। इसके अलावा वह कई सब्जेक्ट्स का टॉपर था और युद्ध कौशल में उसकी खास रुचि और विशेषज्ञता थी। ऐसे में वो अपने से कमजोर योद्धा से कैसे हार सकता था, सवाल ही पैदा नहीं होता था। और यही डर नालंदा के हर स्टूडेंट के मन में इस समय था। तलवारधारी ने एक परछाई का रूप धारण किया और एकदम से गायब हो गया। ठीक इसी समय न जाने कहां से बर्फ गिरने लगी, यानी उज्जैनी के लड़के का हमला शुरू हो गया था। उसी समय मयंक ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक जगह पर स्थिर खड़ा हो गया। नालंदा यूनिवर्सिटी के छात्र अवाक रह गए। क्या मयंक का दिमाग खराब हो गया था? उसे अच्छे से पता था कि उसका प्रतिद्वंद्वी उस पर हमला करने जा रहा है और ये पागल लड़का आंखें बंद करके खड़ा था। हालांकि बहुत से छात्र मयंक से नफरत करते थे, लेकिन वास्तव में उसे मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। उन सबको उम्मीद थी कि इतना बड़ा पंगा लेने के बाद ये मयंक उनकी यूनिवर्सिटी की इज्जत को बचा लेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि इस मयंक ने जैसे अभी से हार मान ली है। तभी मयंक के शरीर के चारों तरफ गड़गड़ाहट की आवाज के साथ प्रकाश रूप में शक्ति इकट्ठी होने लगी। ये गड़गड़ाहट किसी ड्रैगन की गर्जना की तरह थी। वो शांत स्थिर बैठा रहा और उसने अपनी शक्ति को बढ़ाने पर फोकस किया। उज्जैनी का लड़का पूरी रफ्तार के साथ भागता हुआ मयंक की तरफ आया और किसी भी पल अपनी तलवार से मयंक पर वार करने ही वाला था। हर बीत रहे सेकंड के साथ मयंक की गर्दन और तलवार की धार के बीच की दूरी कम होती जा रही थी, लेकिन मयंक अपनी आंखें बंद करके आराम से खड़ा था और अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। SFX टेंशन जोड़ हार्ट बीट। नैरेटर तभी उज्जैनी के योद्धा ने तलवार का एक भरपूर वार किया और ये तलवार मयंक के बिल्कुल पास से गुजरी। दरअसल ये हमला मयंक का ध्यान भटकाने का एक तरीका था, जिससे मयंक जो भी मंत्र या साधना कर रहा था उसे छोड़कर विचलित हो जाए। लेकिन मयंक शांत रहा और अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला। तलवारबाज मयंक की इस हरकत से बहुत ज्यादा गुस्से में आकर उत्तेजित हो गया और वो पलटकर दूसरा वार करने के लिए मुड़ा और बोला, योद्धा 2, अब तू मरेगा साले। नैरेटर इतना कहकर वो अखाड़े की सीमा तक गया और वहां से पूरी ताकत के साथ भागता हुआ आया ताकि एक ही वार से मयंक के गले को रेत दे और उसके सिर को धड़ से अलग कर दे। जैसे ही ये योद्धा मयंक के पास पहुंचा और इससे पहले कि उसकी तलवार मयंक के गले को छू पाती, मयंक थोड़ा सा हिला। वो इतनी सूक्ष्मता से थोड़ा सा बाईं और मुड़ा कि सब लोग सोचने पर विवश हो गए कि ये वाकई जानबूझकर हिला था या केवल किस्मत से बच गया था। तलवारबाज ने झुंझलाकर अपना मुंह फेर लिया। मयंक ने अपनी जगह से हिलकर उसके आक्रमण के संयोजन को बदल दिया था। उस वक्त वो मयंक के इतने करीब था कि उसके पास फिर से तलवार चलाने का मौका नहीं था, क्योंकि मयंक ने अपने एक हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ लिया था। मयंक के शरीर के चारों तरफ जो शक्तिपुंज बना हुआ था उसमें से अचानक ड्रैगन निकलने लगे। देखने वालों को समझ आ गया कि मयंक ने थंडर ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल किया था। अगले ही पल मयंक की हथेली पर जो रोशनी का पुंज बना था वो फटा और उसमें से एक ड्रैगन निकलकर तलवारबाज के गले में लिपट गया और उसके शरीर को हवा में उठा लिया। CH-39 अद्वितीय उपहार। नैरेटर उज्जैनी के महाघमंडी योद्धा को मयंक ने एक ही पल में धूल चटा दी थी। जब सब लोगों को लग रहा था कि मयंक अपनी आंखें बंद करके चुपचाप खड़ा है, तब दरअसल वो थंडर ड्रैगन तकनीक के इस्तेमाल के मंत्र पढ़ रहा था। जिस पल जीतू पूरे वेग के साथ भागता हुआ हमला करने के लिए आया, उसी पल मयंक ने उसके वार को नाकाम किया और उसके फौरन बाद जीतू पर थंडर ड्रैगन तकनीक का इस्तेमाल कर दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की भीड़ खुशी से चिल्ला उठी, अरे वाह देखो, उसने ड्रैगन पावर रिलीज किताब में से युद्ध की तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन वाले हाथ का इस्तेमाल किया है और ये मार्शल आर्ट की बहुत ही कलात्मक अवधारणा है। नालंदा यूनिवर्सिटी के सीनियर लोग ये बात देखकर थोड़ा सहम गए, क्योंकि मार्शल आर्ट की कलात्मक अवधारणा होने का साफ मतलब था कि मयंक के शरीर के बाहर टोना टोटका विकसित होना शुरू हो गया था। सातों चक्र जागृत कर चुकने और पंचतत्वों की ताकतों को हासिल करने के बाद कोई भी स्टूडेंट ऐसा कर सकता था, लेकिन मयंक ने अभी ये सब नहीं किया था, इसलिए किसी को भी उससे इसकी उम्मीद नहीं थी। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि वो मार्शल आर्ट की सबसे मुश्किल कला ड्रैगन की विभिन्न शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा था। इस वक्त बहुत से दर्शकों को क्वार्टरली परीक्षा की याद आ गई, जब मयंक ने आसानी से समीर और कार्तिक को हरा दिया था। लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि उस वक्त मयंक ने अपनी पूरी क्षमता नहीं दिखाई थी और अब लोगों को यह भी लग रहा था कि कुछ देर पहले चुनौती स्वीकार करने के बाद मयंक ने खुद न लड़कर कौस्तुभ को शायद इसलिए लड़ने भेजा था क्योंकि वो अपने दोस्त को चमकने देना चाहता था। ये डरपोक होने की नहीं, बल्कि एक अच्छा दोस्त होने की निशानी होती है। और शायद इसी वजह से जब कौस्तुभ की जगह आकाश नंदा को प्रथम स्थान दिया गया था तो मयंक को इतना गुस्सा आ गया था। अब सबको लग रहा था कि उन्होंने मयंक के काम और उसकी प्रतिभा को हमेशा कम आंका था। इधर मयंक ने अपने ड्रैगन वाले हाथ से कसकर जीतू कलानी की गर्दन पकड़ी और उज्जैनी यूनिवर्सिटी के नेता से बोला, मयंक, उज्जैनी यूनिवर्सिटी चुनौती देने के लिए इतनी दूर आई थी, लेकिन क्या बिना तैयारी के आ गए थे क्या आप लोग? नैरेटर पहली बार मयंक का घमंड करना और दिखावा करना नालंदा यूनिवर्सिटी के लोगों को बुरा नहीं लगा और उन सभी के चेहरों पर मुस्कान आ गई। पिछली 3 चुनौतियां हारने के बाद नालंदा यूनिवर्सिटी बुरी तरह से अपमानित हुई थी।
लेकिन अब कौस्तुभ और मयंक की मदद से वो अपना सम्मान वापस पाने वाले थे। मयंक की पकड़ में छटपटा रहे युवा तलवारबाज ने मयंक को देखा। वो अभी तक समझ नहीं पा रहा था कि मयंक अपनी आंखें बंद करने के बावजूद इतनी तेजी से सजगता कैसे प्राप्त कर सकता है। मयंक ने एक झटके के साथ उस लड़के को छोड़ा और लगभग धकेलते हुए उसे उज्जैनी यूनिवर्सिटी में उसके साथियों के समूह में वापस फेंक दिया और फिर वो चिल्लाया, मयंक, अब अगला कौन आना चाहता है चुनौती देने के लिए। नैरेटर, उज्जैनी लड़कों के समूह में कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था। पहले उन लोगों ने 3 योद्धाओं को भेजा था और लगातार 3 बार जीत हासिल की थी, लेकिन अब पलक झपकते ही उन 3 लोगों में से 2 बुरी तरह से हार गए थे। वो सोच रहे थे कि इतना लंबा सफर करके यहाँ आने के बाद अगर वो ऐसे बुरे रिजल्ट के साथ वापस लौटेंगे तो यह उनके लिए शर्मनाक होगा। जीतू कलानी एक कदम आगे आया और बोला, जीतू, मुझे लगता है कि इस वक्त मुझे तुमसे पर्सनल खुन्नस है और मुझे लगता है कि मेरी चुनौती स्वीकार करने के लिए तुम काबिल हो। नैरेटर, मयंक ने फौरन मुस्कुराते हुए कहा कि सिर्फ काबिल नहीं, वो काफी ज्यादा काबिल था। सब लोग सोचने लगे कि वो आज तक मयंक को घमंडी समझते थे, लेकिन ये उज्जैन वाला लड़का तो मयंक से भी कई गुना ज्यादा घमंडी था। जीतू कलानी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए मयंक से कहा कि वो अपनी चाल चले, पर इस बात के जवाब में मयंक बोला, मयंक, मेरे ख्याल से पहली चाल तुम्हें चलनी चाहिए, क्योंकि अगर मैंने पहले चाल चली तो उसके बाद तुम्हें कुछ भी करने का मौका नहीं मिलेगा। नैरेटर, जीतू कुछ बोला नहीं। उसने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और अखाड़े के अंदर आकर अपनी मैट्रिक्स बनाने लगा। ये एक फायर मैट्रिक्स थी, दुनिया की सबसे खतरनाक युद्ध तकनीकों में से एक। अग्नितत्व की आध्यात्मिक शक्ति समाहित होने के कारण ये सामने वाले की शक्ति को खींचकर भस्म कर देने में सक्षम थी। भयानक आग का झोंका इस मैट्रिक्स के चारों ओर घूम रहा था और जीतू कलानी इसके ठीक सेंटर में खड़ा था। जीतू ने बुरा सा मुंह बनाते हुए मयंक से कहा कि उसकी हिम्मत कैसे हुई एक जनादेश जादूगर के सामने इतना घमंड दिखाने की। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, एक आग का ड्रैगन उस मैट्रिक्स में से निकला और मयंक की ओर बढ़ गया। नालंदा यूनिवर्सिटी के सभी लोगों में डर फैल गया। जीतू कलानी जादू और टोने टोटके में इतना आगे बढ़ चुका था कि वो अपने वार और जादू को नियंत्रित करने में सक्षम था। उसके मंत्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे और उसका सामना करना बहुत मुश्किल था। उसकी शक्तियों के बारे में सब लोग जो कुछ भी सोच रहे थे, उसके बावजूद मयंक बिना किसी डर के उस भयानक आग के बने हुए ड्रैगन के पास आ गया। सब लोग सोच रहे थे कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मयंक कितना ताकतवर था, लेकिन क्या वो अपने प्रतिद्वंदी की ताकतों को नजरअंदाज करके थोड़ा ज्यादा ही घमंड नहीं दिखा रहा था और खुद को खतरे में नहीं डाल रहा था। जीतू के छोटे छोटे आग से बने ड्रैगन्स की विशाल लपटों से मयंक लगभग गिर ही चुका था। ऐसा लग रहा था कि मयंक का शरीर अकड़ने लगा है। अगले ही पल ड्रैगन्स की एक सेना ने मयंक के शरीर को चारों ओर से घेर लिया। उसके चारों तरफ बिजली चमक रही थी और ड्रैगन्स के गड़बड़ाने की भयानक आवाज होने लगी। गुस्से में शोर मचाते ड्रैगन्स से कुछ स्टूडेंट्स डर रहे थे तो कुछ को ये नजारा बेहतरीन लगा। लेकिन तभी मयंक ने अपना हाथ ऊपर उठाया, उसके हाथ पर एक रोशनी का गोला बन गया। जैसे ही ये आक्रमण करने के लिए आ रहे ये ड्रैगन उस रोशनी के गोले से टकराए, सारे के सारे ड्रैगन फूटकर हवा में बिखर गए और गायब हो गए। दर्शकों में से कोई चिल्लाया कि अरे वाह, ये तो जादू के स्क्रॉल का इस्तेमाल कर रहा है। उज्जैनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने शिकायत की कि द्वंद्वयुद्ध में मयंक जादू टोने के स्क्रॉल का उपयोग कैसे कर सकता था। जीतू कलानी ने अपने मैट्रिक्स को नियंत्रित करना जारी रखा और अब पूरे जोश के साथ दोबारा और ज्यादा ड्रैगन्स के साथ मयंक पर आक्रमण किया। मयंक शांति से बैठा रहा और उसने अपने चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान लाते हुए अभिमंत्रित मंत्रों के कुछ जादू टोने के कुछ पर्चियों पर लिखे अक्षर हवा में उछाल दिए। अगले ही पल बादल गहरे हो गए, बिजली चमकी और जीतू कलानी का सारा जादू एक ही पल में गायब हो गया। जीतू कलानी का गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसने मैट्रिक्स में हेरफेर करना जारी रखा। अब पहले से भी ज्यादा आग के बने हुए ड्रैगन गुस्से में मयंक की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन मयंक ने अपनी दोनों मुट्ठियों में पर्चियां पकड़ी हुई थी। दोनों ही यूनिवर्सिटीज के लोग अवाक रह गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि मयंक ने इतने सारे मंत्रों को सिद्ध किया हुआ था। थक-हार कर परेशान होकर जीतू कलानी बोला, जीतू, युद्ध विराम। नैरेटर, मयंक जो भी कर रहा था उसने वो बंद कर दिया और अपने प्रतिद्वंद्वी की तरफ देखा, जो अभी भी मैट्रिक्स के बीच में खड़ा था। मयंक ने कहा, मयंक, तो आखिरकार तुम्हें एहसास हो ही गया कि तुम मुझे हरा नहीं सकते और अब तुम हार मानना चाहते हो। नैरेटर, जीतू कलानी के पास शब्द नहीं थे। उसने मयंक के हाथों में जादू के स्क्रॉल को देखा और गुस्से में उसे शाप देने की इच्छा महसूस की। क्या ये भी कोई लड़ाई थी? ये मयंक इतना ज्यादा बेशर्म कैसे हो सकता है? जब उनके पास मुट्ठी भर टॉप ग्रेड स्पेल स्क्रॉल यानी उच्चतम स्तर के जादू टोने के मंत्र थे, तो ये एक निष्पक्ष लड़ाई कैसे कही जा सकती थी? मयंक में ये पूछने की हिम्मत कैसे हुई कि क्या जीतू कलानी हार मान लेना चाहता था? सोच रहा था कि वो एक अपराजय योद्धा था। उज्जैनी यूनिवर्सिटी के चील जैसी आंखों वाले नेता ने अपने योद्धा का हाल देखकर मयंक से कहा, नेता, नालंदा यूनिवर्सिटी के शिष्य होने के नाते क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह के युद्ध में जादू टोने के स्क्रॉल का उपयोग करना शर्मनाक है? नैरेटर, अपने योद्धा की इतनी बुरी हार को ये नेता अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता था। नालंदा यूनिवर्सिटी के कई लोगों ने भी मयंक पर शक हुआ। उन सबको भी ये महसूस हुआ कि मयंक के बारे में उनकी राय पहले भी बहुत ज्यादा नहीं बदली थी, लेकिन अब उन्हें एहसास हुआ कि मयंक की तुलना में वो लोग ज्यादा न्यायप्रिय थे और मयंक वाकई बहुत बड़ा बेशर्म था कि युद्ध का नियम तोड़कर भी शर्मिंदा नहीं था। युद्ध के नियमों के मुताबिक चुनौती देने और लेने वाले सभी प्रतिद्वंदियों को अपने सभी तंत्र मंत्र, जादू टोन टोटके, मैट्रिक्स वगैरह ऑन द स्पॉट तैयार करना होता था। पहले से तैयार चीजों का इस्तेमाल वर्जित होता था और मयंक के पास पहले से लिखे हुए स्क्रॉल थे। पर मयंक को कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। वो चील जैसी आंखों वाले नेता को लगातार घमंड से दिखाता रहा और बोला, मयंक, अगर आपका कैंडिडेट इस तरह के युद्ध में मैट्रिक्स का उपयोग कर सकता है, तो मैं जादू टोन के स्क्रॉल का उपयोग क्यों नहीं कर सकता? मेरे ख्याल से आप लोग भी इस बात को समझ तो गए ही हैं कि आप लोग जीत नहीं पाएंगे। तो आप यहाँ से चले जाए और ये तंत्र मंत्र करना बंद कीजिए। नैरेटर, उज्जैनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का लीडर नेता बोला, नेता, जीतू ने इस मैट्रिक्स को खुद बनाया है। यह उसकी क्षमता है, इसलिए बिना किसी विवाद के उसे इसका युद्ध में उपयोग करने का पूरा अधिकार है। नैरेटर, इस बात के जवाब में मयंक बोला,
मयंक, अगर ऐसी बात है तो मैंने भी इन जादू टोन के स्क्रॉल्स को खुद लिखा है, इसलिए यह मेरी क्षमताओं का भी हिस्सा है। अगर ये मैट्रिक्स का उपयोग कर सकता है तो मैं स्क्रॉल का उपयोग क्यों नहीं कर सकता। नैरेटर चील जैसी आंखों वाले नेता का मुंह खुला का खुला रह गया। मयंक की बेशर्मी एक अलग स्तर पर थी। नालंदा यूनिवर्सिटी के लोग भी इस बात को सुनकर हैरान रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि मयंक ने अभी यह भी कहा था कि उसने ये जादू टोने के तंत्र मंत्र के स्क्रॉल खुद ही इंस्क्राइब किए हैं। सातवां चक्र विकसित कर रहा स्टूडेंट ये सब कैसे कर सकता था। उन्हें लग रहा था कि क्या मयंक कुछ ज्यादा ही बढ़ चढ़कर अपने बारे में नहीं बोल रहा था। जीतू कलानी ने एक शीर्ष ग्रेड मैट्रिक्स बनाया था, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वह एक जनादेश जादूगर था। मैट्रिक्स जीतू को प्रकृति से मिला छुपा हुआ उपहार था और इसीलिए उसकी सबसे बड़ी क्षमता मैट्रिक्स था। नैरेटर जीतू कलानी बोला, जीतू, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने खुद उन स्क्रॉल को इंस्क्राइब किया है। मैंने युद्ध के दौरान अपना मैट्रिक्स खुद बनाया, लेकिन तुम पहले से लिखे हुए स्क्रॉल के साथ यहाँ आए थे। तो इन दो बातों की तुलना कैसे की जा सकती है। नैरेटर जीतू को मयंक की बकवास पर विश्वास नहीं था। उसकी बात के जवाब में मयंक फौरन बोला, मयंक, चूंकि तुम अपनी बेइज्जती करवाए बिना आसानी से हार नहीं मानोगे, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे तुमसे तब तक लड़ना होगा जब तक तुम खुद अपनी हार स्वीकार नहीं कर लेते। नैरेटर इतना कहकर मयंक ने अपनी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स की तरफ देखा और आदर के साथ झुककर उनसे निवेदन किया कि वो उसे कुछ स्क्रॉल पेपर और पेंसिल उपलब्ध करवा दें। चांसलर ने सीनियर स्टूडेंट को इशारा किया और वो दौड़ा दौड़ा स्टेशनरी डिपार्टमेंट तक गया और वहां से सारा सामान लेकर आ गया। इस दौरान सभी दर्शक आपस में चर्चा कर रहे थे कि ये मयंक क्या क्या चीजें पढ़ रहा था। क्या वह वास्तव में एक इंस्क्राइबर हो सकता है? क्या उसने वास्तव में पहले इस्तेमाल किए गए सभी स्क्रॉलों को खुद इंस्क्राइब किया था? अगर उसने जो कहा वह सच था, तो मयंक को नियति के द्वारा वास्तव में विश्वास से परे उपहार दिया गया था। CH40 लड़का ये जिद्दी है। नैरेटर जो सीनियर स्टूडेंट स्टेशनरी का सामान लेकर आया था उसने वो सब मयंक को दे दिया। मयंक ने उसे धन्यवाद कहकर अपने सामने कागज रखे और शुरू हो गया। सब लोग जानना चाहते थे कि वो क्या कर रहा था। स्क्रॉल लिखना एक मैट्रिक्स बनाने जैसा था, दोनों में ही आपको समय चाहिए होता है, लेकिन स्क्रॉल लिखने में ज्यादा, क्योंकि वो मंत्र सिद्ध भी होना चाहिए। जीतू कलानी एक जनादेश जादूगर था जिसके पास अपनी जीवन आत्मा के लिए नियति से मिला उपहार मैट्रिक्स था, इसलिए वह जल्दी से मैट्रिक्स बनाने में सक्षम था और युद्ध में तुरंत इसका उपयोग करने में भी। इसीलिए सबका मानना था कि अगर मयंक वास्तव में एक इंस्क्राइबर होता तो वह जीतू कलानी की गति और दक्षता की नकल नहीं कर पाता, है ना। तय था कि दोनों के बीच फिर से मुकाबला होने जा रहा था। जीतू कलानी ने मयंक से कहा, जीतू, तुम यहाँ बैठकर अभी सबके सामने अपने स्क्रॉल लिखोगे और मैं अपनी मैट्रिक्स बनाकर तुम पर हमला करूंगा। तुम्हें बता दूं कि अगर ऐसे युद्ध में तुम्हारा स्क्रॉल लिखा जाना खत्म होने से पहले तुम्हारा प्रतिद्वंदी यानी मैं अपना मैट्रिक्स तैयार कर लेता हूं, तो मुझे तुम पर हमला करने का अधिकार होगा और तुम मर भी सकते हो। नैरेटर मयंक इस बात को सुनकर भी सामान्य लग रहा था, लेकिन बहुत से लोग गंभीर हो गए। ऐसा लग रहा था कि मयंक असंभव काम करना चाहता था। हालांकि वो काफी बेशर्म था, लेकिन लोगों को उसकी क्षमताओं पर अब पहले जितना संदेह नहीं था। कुछ लोगों को उस पर भरोसा भी होने लगा था। मयंक को इतनी शांति के साथ बैठे हुए देखकर जीतू कलानी क्रोधित हो गया और बोला, जीतू, मैं इस लड़के को चेतावनी दे रहा हूं और ये मेरी बात पर कान नहीं दे रहा। क्या ये मेरा मजाक उड़ा रहा है? नैरेटर मयंक शांति से बैठकर जमीन पर अपने कागज बिछाता रहा और फिर पेंसिल लेकर तैयार हो गया। भले ही वह एक इंस्क्राइबर था, लेकिन एक मैट्रिक्स का उपयोग कर रहे एक जनादेश जादूगर के साथ युद्ध में ऐसा करना मजाक नहीं बल्कि आत्महत्या ही कहलाएगा। हाथ में पेंसिल पकड़ते ही मयंक ने जीतू से कहा कि वो अपनी मैट्रिक्स बनाना शुरू कर सकता था और उसके बाद शांति से हाथ में पेंसिल पकड़कर गंभीर होकर उसने लिखना शुरू कर दिया। उसके शरीर से एक तरह का पवित्र प्रकाश निकलने लगा जिसे देखकर लोगों का दिल उस पर विश्वास करने का होने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने चारों तरफ इस वक्त मौजूद इस आभा के साथ ही पैदा हुआ था। जीतू कलानी ने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी आत्मा को एक बार फिर से मुक्त कर दिया। ये जादू की एक तकनीक होती थी जिसमें आत्मा को वर्तमान दुनिया से मुक्त करके क्षमताओं की दुनिया में ले जाया जाता था और वहां विचरण करती हुई आत्मा बहुत सी ताकतें इकट्ठी करके इस दुनिया में युद्ध में मदद करती थी। इस बार जीतू फायर मैट्रिक्स नहीं बना रहा था बल्कि आइस मैट्रिक्स यानी कि बर्फ की मैट्रिक्स बना रहा था। जीतू के आसपास पानी इकट्ठा होने लगा और धीरे धीरे बर्फ में बदलने लगा और इस बर्फ में से एक बर्फीला तूफान शुरू हुआ। अखाड़े के बाहर खड़े लोग भी अचानक अखाड़े के अंदर बढ़ गई ठंड को महसूस कर सकते थे, क्योंकि तूफानी ठंडी हवाएं उन तक भी थोड़ी बहुत पहुंच रही थी। नालंदा यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने ये सब देखकर कहा, प्रोफेसर, हर एक जनादेश जादूगर को उसके जन्म के साथ ही एक अनमोल उपहार नियति से मिलता है और ऐसा लग रहा है कि इस जीतू कलानी नाम के लड़के का वो उपहार मैट्रिक्स है। इसलिए वो सभी तत्वों को नियंत्रित करने में सक्षम है। उसका मैट्रिक्स भी सभी तत्वों को अपने आप में अवशोषित कर सकता है। यानी अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो ये लड़का बहुत शक्तिशाली है। न जाने मयंक का क्या होगा। नैरेटर भले ही ये दोनों यूनिवर्सिटियां एक दूसरे की प्रतिद्वंद्वी थी, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी हमेशा अपने आदर्शों पर चलने के लिए जानी जाती थी और इसलिए वहां के प्रोफेसर्स मुक्त कंठ से अच्छे और कड़ी प्रतियोगिता देने वाले प्रतिस्पर्धियों की खुलकर तारीफ कर रहे थे। नालंदा के कई प्रोफेसर्स का मानना था कि उज्जैनी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स का ये समूह वाकई बहुत प्रतिभाशाली था और अपनी यूनिवर्सिटी का गौरव बढ़ा रहा था। और यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी ने जिस युवक पर प्रतिबंध लगाए हुए थे, आज वो इस महान शक्तिशाली जीतू कलानी का निडरता से सामना कर रहा था। मयंक बर्फ से ढकी जमीन पर बैठ गया और चुपचाप अपने स्क्रॉल लिखने लगा। उसने बिजली की गति से अपनी पेंसिल को चलाया। गौर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि पेंसिल कागज को छू नहीं रही थी बल्कि ड्रैगन की तरह उस पर नाच रही थी। मयंक के कई उपहारों में से एक लाइट लाइन स्पिरिचुअल स्पीड यानी बिजली की आध्यात्मिक गति उसके हाथ की पेंसिल में भर गई। पेंसिल चमकने लगी और रफ्तार से मंत्र लिखने लगी और इसी वक्त जीतू कलानी ने अपनी चाल चली। एक लंबा हिमखंड उसके मैट्रिक्स से मुक्त हो गया। दर्शकों में से कई लोग चिल्लाकर मयंक को सावधान करने लगे, लेकिन उनकी चेतावनियों के बावजूद मयंक अपना सिर झुकाकर अपने मंत्र लिखने में लगा रहा। अचानक बिजली चमकी और थोड़ी ही देर में मयंक के सामने बिजली का एक पर्दा आ गया।
बर्फ का बड़ा सा हिमखंड जो उड़ता हुआ मयंक की तरफ आ रहा था, वो इस बिजली से टकराया और चकनाचूर हो गया। भीड़ में से किसी ने इस तकनीक को पहचानकर चिल्लाकर कहा, रैंडम गर्ल, ये तो एक रक्षा मंत्र है, लाइटनिंग शील्ड। इसका मयंक ने अभी अभी इस्तेमाल किया है। नैरेटर, बहुत से लोग जानते थे कि ये मयंक ने किस मंत्र का प्रयोग किया था। वह अपने प्रतिद्वंद्वी के हमलों से बचाव के लिए इस मंत्र का उपयोग करने में सक्षम था। जीतू के जादू के मैट्रिक्स का असर शुरू होते ही धरती कांपने लगी और जमीन पर जमी बर्फ की मोटी परत जोर जोर से हिलने के बाद जगह जगह से फटने लगी। आध्यात्मिक शक्ति मैट्रिक्स में प्रवाहित होती रही। मैट्रिक्स के पूरा होने पर जीतू कलानी ने अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाया। उसने अपने चारों ओर की बर्फीली दुनिया को नियंत्रित किया। इसके बाद जीतू कलानी चिल्लाया जाओ, और उसके आदेश पर अनगिनत बर्फ की आकृतियां उड़ती हुई मयंक की तरफ चल पड़ी। मयंक ने अपना अंतिम स्ट्रोक पूरा किया और अपनी पेंसिल उठा ली। मयंका ने अपना लिखा हुआ स्क्रॉल हवा में उठाया और अगले ही पल एक बार फिर से लाइटनिंग शील्ड प्रकट हुई और जीतू कलानी की तरफ से भेजे गई सभी आक्रमणकारी आकृतियां एक ही पल में नष्ट हो गई। मयंक ने अभी भी अपना सिर ऊपर नहीं उठाया था। वह बैठा हुआ पूरे मनोयोग से एक और स्क्रॉल लिख रहा था। उसकी बाहों की हरकतें बेहद लचीली और फुर्तीली थीं। इस वक्त अपने गुड लुक्स और बेहतरीन परफॉर्मेंस के कारण उसने फीमेल स्टूडेंट्स को झकझोर कर रख दिया। कौन जानता था कि वह इतना शक्तिशाली था। इरावती ने बर्फ में बैठे युवक पर अपनी नजरें गड़ाए रखी। उसने अपने मन में हल्का सा दुख महसूस किया। वह नहीं जानती थी कि उसे ऐसा क्यों लग रहा था। मयंक ने अभी अभी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करना शुरू किया था, फिर भी ये पहले से ही स्पष्ट था कि उसके उपहार किसी और के उपहार से ज्यादा अद्वितीय थे। नालंदा यूनिवर्सिटी के बड़े प्रमुख, प्रोफेसर्स, मैनेजमेंट कर्मचारी सब के सब मयंक को ऐसे देख रहे थे जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हो। वो इतनी ज्यादा स्पीड से अपने स्क्रॉल लिख रहा था कि सभी का ध्यान आकर्षित हो रहा था। और यह वाकई एक महत्वपूर्ण बात थी। इसका मतलब यह था कि इस लड़के का अपनी आध्यात्मिक शक्ति पर पागलपन की हद तक नियंत्रण था। इसलिए वो अपने सिद्ध किए हुए स्क्रॉल्स के बिना भी कहीं भी कभी भी मंत्र लिखकर उनका प्रयोग करने में सक्षम था। जिस आध्यात्मिक और जादू के स्तर पर वो यूनिवर्सिटी में एनरोल था, उस लेवल से कहीं ऊपर उसका प्रदर्शन था। प्रोफेसर जगमोहन डोगरा से रहा नहीं गया और वो बोले, जगमोहन, क्या ऐसा नहीं लगता कि क्वार्टरली परीक्षा के रिजल्ट के समय हमने उत्कृष्टता की सूची में किसी को हटा दिया और अभी वो व्यक्ति सस्पेंड है? लेकिन क्या कोई इस बारे में बात करने का इच्छुक है? नैरेटर, प्रोफेसर जगमोहन ने ये बात सामान्य रूप से सबके सामने कही थी, लेकिन इशारा साफ साफ प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल की तरफ था और वो इस बात को समझ भी गए। प्रोफेसर रोमिल नेदुम्परम्बिल की हालत वास्तव में इस समय काटो तो खून नहीं वाली हो गई थी। आज सबके सामने ये साबित हो गया था कि यूनिवर्सिटी की प्रतिष्ठा पर बात आने पर उनके चुने नंबर 1 योद्धा आकाश नंदा ने घबराकर अपने कदम पीछे हटा लिए थे और मुकाबले में उतरने की हिम्मत ही नहीं की थी। जबकि कौस्तुभ ने अपने प्रतिद्वंद्वी को चारों खाने चित कर दिया था। और इसके बाद मयंक ने जो प्रतिभा का प्रदर्शन किया था, उसने रोमिल नेदुम्परम्बिल की स्थिति को और खराब कर दिया, क्योंकि उन्हीं की स्ट्रांग रिकमेंडेशन पर मयंक को सस्पेंड किया गया था। इन सब बातों पर ध्यान न देते हुए मयंक पूरे फोकस के साथ लिखता रहा। अपने हमलों से मयंक को विचलित न होते देखकर जीतू अपना आपा खोने लगा था। मयंक के शक्तिशाली मंत्रों के सामने जीतू के मैट्रिक्स फेल हो रहे थे और ये उसके लिए वाकई एक शर्मनाक बात थी। परेशान होकर जीतू ने काफी ऊपर के स्तर का जादू टोना शुरू किया। वो जो कुछ भी कर रहा था, मयंक उस सब से बिल्कुल अप्रभावित लग रहा था। लिखते लिखते एक बार उसने अपनी कलम उठाई और जीतू की तरफ इशारा किया और जीतू का काला जादू कलम के इशारे से रास्ते में ही रुक गया। मयंक इसके बाद अपने मंत्र लिखता रहा। ऐसा लग रहा था कि एक और स्क्रॉल तैयार होने ही वाला था। इस स्क्रॉल को खत्म करते ही मयंक मुस्कुराया और जैसे ही उसने अपनी कलम नीचे रखी, जीतू कलानी की तरफ भयंकर गर्जना करते हुए छींटे पड़ने लगे। फर्स्ट ईयर की एक लड़की चिल्लाई, लड़की, अरे ये तो फ्रॉस्ट बैरियर टेक्निक है। नैरेटर, जीतू के शरीर के आसपास पाला पड़ने लगा और अब वो लगभग बर्फ की मूर्ति जैसा लग रहा था। ये एक टॉप लेवल का जल तत्व का रक्षा मंत्र था जिसका मयंक ने इस्तेमाल किया था। आसमान से गरज के साथ अखाड़े में उस जगह बारिश और बर्फ पड़ रही थी जहां जीतू ने अपना मैट्रिक्स बनाया था। कमाल की बात यह थी कि ये फ्रॉस्ट बैरियर हमला करने की बजाय बारिश करके जीतू कलानी के मैट्रिक्स को धोकर मिटाने पर ज्यादा ध्यान दे रहा था। इसकी वजह से मैट्रिक्स के पैटर्न और लिखे हुए शब्द धीरे धीरे गायब हो रहे थे। तभी उज्जैनी यूनिवर्सिटी के किसी व्यक्ति ने जीतू को सावधान करने की कोशिश करते हुए उससे कहा कि वो ध्यान दे, क्योंकि मयंक उसके मैट्रिक्स को नष्ट करने पर फोकस कर रहा था। उसी समय मयंक उठ खड़ा हुआ। उसने जीतू कलानी की ओर हवा की रफ्तार से आक्रमण किया। वह इतना तेज था कि जीतू कलानी के पास अपने मैट्रिक्स से अपना बचाव करने का समय नहीं था। जीतू कलानी सीधा खड़ा हो गया। उसके चारों ओर शीतलता प्रवाहित हो रही थी, ब्रह्मांड की शक्ति को अवशोषित कर रही थी और वह अपने शरीर को मंत्र उत्पन्न करने के लिए एक मैट्रिक्स में बदल रहा था। उसके चारों ओर का सारा स्थान धीरे धीरे जमने लगा। आसमान से बर्फ गिरने लगी जो उसके भूरे बालों पर गिरती रही और धीरे धीरे बर्फ की परतें जमने से उसके भूरे बाल सफेद होने लगे, साथ ही उसकी भौहें भी। उसने सीधे मयंक की ओर देखा। फ्रॉस्ट बैरियर तकनीक में मैट्रिक्स की ताकत मिलाकर जीतू ने अपने प्रतिद्वंद्वी को मारने का फैसला कर लिया था। वो इस वक्त बदला लेने की आग में इतना पागल हो चुका था कि उसे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर बर्फ की ठंडक मयंक के पास कर दी, जिससे मयंक का खून और दिल जमने लगा। और इसके साथ साथ देखने वालों में भी घबराहट पैदा हो गई, क्योंकि इस डबल हमले से बचना नामुमकिन था। पर मयंक तो मयंक था। अचानक उसके सामने आग की लपटें उठने लगी और ये तेज होती गई। नालंदा यूनिवर्सिटी के लोग अब असमंजस में थे। वो सोचने लगे कि उल्कापिंडों और अग्नि तत्व की ताकत मिलाकर जो रक्षा तकनीक इस्तेमाल की जाती थी, वह सभी हमलों का सबसे बुनियादी जादू था और इसकी शक्ति कमाल की थी। लेकिन सवाल ये था कि मयंक के पास ये तकनीक आई कहां से। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कहानी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो पढ़ते रहिए कहानी महाबली मयंक और अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं तो हमें और अधिक मोटिवेशन मिलती है इस तरह के और कंटेंट बनाने के लिए। धन्यवाद। फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।